हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 22 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं। तो अब आपके पास एक अंतिम मौका बचा हुआ है। तो अंतिम मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए एक महामैराथन क्लास लेकर के आया हूं, जिससे हम लोग 100 नंबर की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। तो यदि आप लोग 100 नंबर की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। जो भी समय बचा हुआ उसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तैयारी आपको करने वाले हैं। तो वीडियो आज की आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो आपकी एक महामैराथन वीडियो होने वाली है। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी आपके वायरल प्रश्नोत्तर होते हैं वो सारे के सारे हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत करवाएंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। यदि आप अपनी क्लास 12th की हिंदी में 100 नंबर की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो आपका हिंदी का पेपर होता है वो आपके 2 खंडों में आता है। एक आपका होता है खंड का और एक आपका होता है खंड खा। तो जो पहला खंड होता है खंड का, उसमें भी आपके 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और जो दूसरा खंड होता है खंड खा, उसमें भी आपके 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो जो आज का आपको जो खंड खा होने वाला है, इसमें हम लोग 50 अंक के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आज के एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और 50 नंबर आप लोग इस वीडियो से आराम से पक्का कर सकते हो। क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखते हो, यहाँ से आप लोग 45 से 50 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 50 नंबर आपको बिल्कुल पक्का करवाएंगे। तो चलिए खंड खा में जो 50 अंक के जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद में फिर इसका सोल्यूशन भी हम लोग करेंगे। तो प्रश्न संख्या जो आपका 8 आता है वो खंड खा का पहला प्रश्न होता है। प्रश्न संख्या 8, उसमें आपका का होता है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। और दूसरा इसी में आता है प्रश्न संख्या 8 में खा वाला कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसके लिए भी आपको 7 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 14 नंबर का ये टॉपिक होता है प्रश्न संख्या 8। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर करने वाले मुहावरों के अर्थ एवं प्रयोग। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के लिए आता है, तो ये भी हम लोग करेंगे। उसके बाद में फिर आपका यहाँ पर आता है एक अपठित गद्यांश। इसमें आपका कोई भी एक गद्यांश दिया रहेगा और उसी को देख करके, उसी को पढ़ करके उसी में से आपको उत्तर बताना रहेगा। तो उसको किस प्रकार से समझेंगे उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा उसको भी। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से होता है। फिर आपका 11वां वाला प्रश्न होता है, इसमें आपके 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपका होता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के लिए आता है। दूसरा आपका होता है अनेकार्थी शब्द, ये भी आपका 2 नंबर के लिए आता है। तीसरा आपका होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपका 2 नंबर के लिए आता है। और चौथा आपका होता है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, ये भी आपका 2 नंबर के लिए आता है। तो टोटल 8 नंबर इस टॉपिक से आपका आने वाला है, तो इसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 में काव्यगत सौंदर्य यानी काव्य सौंदर्य के तत्व को समझेंगे, जिसमें आपके रस छंद अलंकार आते हैं। ये भी आपका 6 नंबर का टॉपिक होता है, इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको क्लियर कराऊंगा। और फिर आपका प्रश्न संख्या 13 जो होता है पत्र लेखन, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये भी आपका 6 नंबर के लिए आता है। और यहाँ पर मैं आपको 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताऊंगा, जिसे आप लोग तैयार कर लेते हो, तो यहाँ से आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आपके क्लास 12th हिंदी का जो आपका लास्ट टॉपिक होता है और पेपर का, वो आपका होता है निबंध लेखन, ये आपका 9 नंबर के लिए आता है। तो कौन कौन सा निबंध आपको तैयार करना चाहिए उसे भी हम लोग इसी वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो खंड खा जो होता है वो पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से आपके 50 अंक की तैयारी पूर्ण से समाप्त हो जाएगी, यदि आप उस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लेते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और खंड खा का जो पहला वाला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो प्रश्न संख्या 14 तक लेकर के चलेंगे। और साथ ही में यदि आप लोग खंड का भी इसी प्रकार से वन शॉट वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, आज के आज ही उस वीडियो को बनाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं, प्रश्न संख्या 8 से और 14 तक। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो क्लास 12th हिंदी का एक आपका जो क्वेश्चन होता है प्रश्न नंबर 8 आपका आता है पेपर में, जो कि आपका होता है कि संस्कृत के गद्यांश एवं पद्यांश का क्या बताना है हम लोगों को, कह सकते हैं संदर्भ सहित अनुवाद बताना होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना होता है। गद्यांश के लिए आपको 7 नंबर दिए जाते हैं और पद्यांश का अनुवाद करने के लिए आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। टोटल 14 नंबर का ये टॉपिक होता है। तो यदि आप लोग 14 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो, तो वीडियो को ध्यान से देखो। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग क्लास 12th की हिंदी में जो आपका ये टॉपिक होता है, इससे आप लोग 14 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। ये आपका जो संस्कृत के जो गद्यांश होते हैं, वहां से मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश आज की वीडियो में बताने वाला हूँ,
जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और यदि आप इन पांचों गद्यांश को तैयार कर लेते हो तो 7 नंबर का जो टॉपिक होगा पूरा पक्का हो जाएगा। हम लोग पद्यांश को देखेंगे जिसमें हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश आपको बताएंगे, और यदि आप लोग उन सभी पद्यांश को तैयार कर लेते हो तो वहां से भी आपके 7 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो टोटल 14 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करते हैं संस्कृत गद्यांश के बारे में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर के लिए आता है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। वहां पर आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं, जिनमें से 2 में से आपको एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। उसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। और इसी प्रकार से पद्यांश में भी आता है। सबसे पहले हम लोग गद्यांश की बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूं संस्कृत के, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण गद्यांश होने वाला है वो आपका होने वाला है। सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर उसका संदर्भ और साथ ही में उसका अनुवाद भी हम लोग हिंदी में लिखने वाले हैं। तो आप लोग इसको इस प्रकार से सबसे पहले अपनी कॉपी में जब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा तो उसके आपको ध्यान से देखना है, तभी आप लोग सारी चीजें समझ पाओगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया इस प्रकार से दिया गया है कि संस्कृतस्य साहित्य सरस व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गदे पदे चालालित्य भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाड़ में ददाति न तादसीम किदृश्यन्त मूलभूताना मानवीय गुणाना यात्रदिशि विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नात्यत्र तादृशी दया दान शौच्यम और आदर्यम अनुसूया क्षमा अनेक चनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन सज्जायन्ते। तो इस प्रकार से आपका ये पहला गद्यांश दिया गया है। अब यहाँ पर संस्कृत की बात हो रही है, संस्कृत की महानताओं के बारे में इस गद्य में बताया जा रहा है। तो वो चीज हमको इसमें समझना है। तो इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखोगे आप लोग समझोगे यहाँ पर कि हमारी जो आपका गद्यांश उसमें जो आपका कह सकते हैं चैप्टर है संस्कृत भाषा या महत्व, यानी कि संस्कृत भाषा की महत्व का एक चैप्टर है और उसी चैप्टर से आपको ये गद्यांश दिया गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जहां पर भी गद्यांश में आपको यहाँ पर संस्कृत के बारे में कुछ महत्ता बताई जाएगी तो वहां पर आपको ध्यान रख लेना है कि वहां पर आपका जो चैप्टर होगा आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा या महत्व, इस प्रकार से चैप्टर हो जाएगा। तो संदर्भ आप इस प्रकार से बताओगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से अवतरित। तो इस प्रकार से जहां पर भी यहाँ पर आप देखोगे संस्कृत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है, संस्कृत के बारे में सारी चीज लिखी गई है। तो इसीलिए आप लोग ये चीज याद कर लोगे यहाँ से कि आपका ये चैप्टर होता है संस्कृत भाषा या महत्व, उस चैप्टर से आपका ये टॉपिक दिया गया है। अब हम लोग इसके अनुवाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन आप लोग यहाँ पर देखोगे कि संस्कृत साहित्य सरस व्याकरणश्च सुनिश्चितम, यानी कि संस्कृत का जो साहित्य है वो सरस है और इसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है। यह चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर आप लोग ये चीज लिखोगे कि संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। आगे आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि तस्य गदे पदे चालालित्य भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ ये हो जाता है कि आपका जो इसके गद्य होते हैं और पद्य होते हैं, पद्य में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो जाता है। आगे आप लोग बता सकते हैं कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाड़ में ददाति न तादसीम किदृश्यन्ते। इस प्रकार से आपका आगे दिया गया। तो आगे इसका अर्थ हो जाएगा कि अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसा विवेचना संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। ये चीज इसमें बताई गई है। फिर आगे आप लोग से इसमें पूछा गया है कि मूलभूताना मानवीय गुणाना यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नात्यत्र तदसी। तो इसका अर्थ क्या होता है इसको भी समझ लीजिए कि मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है दूसरे साहित्य में नहीं है। ये चीज आपको यहाँ पर आगे दी गई है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आपका इसमें दिया गया है कि दया दान शौचम आदर्यम अनुसूया क्षमा अन्य चनेके गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलन सज्जायंत, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है इसमें आप बता सकते हैं कि दया दान पवित्रता उदारता निंदा न करना क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब हम लोग इस साहित्य का अनुशीलन करेंगे तो उससे हमारे जीवन में दया दान पवित्रता उदारता निंदा न करना क्षमा और अनेक गुण ऐसे उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला जो गद्यांश था वो पूर्ण से कंप्लीट हो गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस चैप्टर में यानी कि जो आपका चैप्टर होता है संस्कृत भाषा या महत्व, इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश होते हैं 3 मैं आपको गद्यांश बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर के हर एक गद्यांश
आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ये हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश होते हैं 3 महत्वपूर्ण उसको मैं करा दूंगा और उसके बाद फिर 1-2 गद्यांश और कराऊंगा, फिर आपका ये जो पूरा टॉपिक होगा समाप्त हो जाएगा। और यदि आप लोग इन 5 गद्यांश को तैयार कर लेते हो जिसे हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं, तो फिर आपको यहाँ से 7 नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार से जो आपका पहला गद्यांश था उसे आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर कहीं टिक वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये जो आपका पहला था ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज में बढ़ते हैं और दूसरे गद्यांश को यहाँ पर समझते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब इसमें हमारा जो अगला जो गद्यांश हो जाता है आपका हो जाता है कि संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्य चाभास भैरवी बहुभूतदयो महाकव्या स्वकीय ग्रंथरत्ने अध्यापि पाठकाना हृदय विजार्यन्ते इयं भाषा अस्माभिः मातृसं सम्मानीया वंदनीया च यतो भारतमातु स्वतंत्रता गौरवम अखंडत्व और संस्कृत मेघ संस्कृत नेतृत्व सुरक्षित शक्यन्ते ये संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चस्ति और तथा सुकृतम भाषायु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। आपको यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी संस्कृत के बारे में बात हो रही है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान लगाओगे कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी गद्यांश में संस्कृत की बात होगी तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये आपका चैप्टर संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से ये आपका गद्यांश लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो संदर्भ आपका सेम रहेगा जैसा कि पहले वाले में था कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा में महत्व नामक पाठ से अवतरित है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पहला वाला भी था और ये वाला भी है और उसके बाद वाला भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग इसको भी याद करोगे और 5 गद्यांश तो आप तैयार कर ही सकते हो। 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस चीज़ों को। तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाया करें, वीडियो को लाइक जरूर करिया करें और कमेंट करके जो भी आपकी इच्छा हो कमेंट करके जरूर बताया करें। तो इसमें जो हमारा पहला लाइन जो उसमें दिया गया था अनुवाद हम लोग करेंगे अब इसमें। तो पहला लाइन आपका क्या दिया गया था कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्य च भास भैरवी और भवभूतदयो महाकव्या स्वकीने ग्रथ रत्ने अध्यापि पाठकाना हृदय विजार्यन्ते। यानी कि इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ हो जाता है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इस वाली जो लाइन थी यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ यही होता है कि संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि वाल्मीकि हैं, महर्षि व्यास हैं, कवि कुलगुरु कालिदास हैं और दूसरे जो आपके भास भारवी भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ जो हैं वो आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। आगे आपका इसमें क्या है, इया भाषा अस्माभिः मातृसं सम्मानीया वंदनीया च यतो भारतमातु स्वतंत्रता गौरवम अखंडत्व और संस्कृत मेक्च और संस्कृत नेतौ सुरक्षित शक्यन्ते। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है आप इसमें आगे बता सकते हैं। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय, यानी कि जो ये आपकी संस्कृत भाषा है वो हमारी माता के समान आदरणीय है और वंदनीय है। और क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। ये चीज आपको वहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आगे आपका इसमें क्या था, आगे आपका इसमें है कि ये संस्कृत भाषा सर्वासु भावासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चस्ती। यानी कि आप जो संस्कृत भाषा देख रहे हैं या संस्कृत भाषा सब भाषाओं से प्राचीनतम और श्रेष्ठ, यानी कि संस्कृत जो भाषा है हमारी ये सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे श्रेष्ठ भाषा है। फिर इसमें जो आपका लास्ट पॉइंट बचा था वो आपका था तथा सूक्तम भाषायु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि इसीलिए यह ठीक कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य और मधुर और दिव्य, यानी कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और साथ ही में दिव्य अलौकिक है। इस प्रकार से आपका दूसरा गद्यांश भी कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग जो भी चाहो करना चाहो कर सकते हो, टिक लगाना चाहो टिक लगाओ, नोट करना चाहो नोट करो या फिर जो भी आपकी इच्छा हो। अगला इसमें आपका गद्यांश हो जाता है, तो अगला आपका हो जाएगा इसमें धन्योदयम भारत देशा यत्र समुल्सति जनमान समापनी और भव भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेषु और वाड्मयेषु अस्या वाड्मयम
सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारतो इतिहास ग्रंथा चतुर्वेदा और साथ ही में सर्वा उपनिषद अष्टदश पुराणानि और अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यमेव भाषाया लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वा सर्माय भाषाणा जननीति मन्यते और भाषाद विदुद्भिः। इस प्रकार से आपका यह तीसरा गद्यांश हो जाता है। इसका भी मैंने आपको बताया था कि इसमें भी आपको देखना है, जहाँ पर भी संस्कृत के बारे में बात की जाएगी वहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये आपका एक कह सकते हैं चैप्टर का है आपका संस्कृत भाषा या महत्व। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भाषा के महत्व के बारे में समझाया गया है। तो इसीलिए आपको इसको समझ जाना है कि यह आपका एक संस्कृत भाषा महत्व चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग इसको देख करके समझ सकते हो। तो इसमें आपको ये चीज़ें बताई गई कह सकते हैं गद्यांश के अंतर्गत कि जो हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो सभी आपके किस में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इसीलिए आप समझ जाओगे कि ये आपका चैप्टर आपके जो संस्कृत भाषा में महत्व है वहाँ से लिया गया है। तो इसमें जो आप लोग सबसे पहले संदर्भ लिखोगे ये भी आपका सेम रहने वाला है कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं पेज ले लूँ चाहे आपको समझ में आ जाए, लेकिन ऐसे ही मैं बता देता हूँ, आप लोग ये बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पूरा था। इसका आंसर आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि यह भारत देश धन्य है, यानी कि इसका जो पहला इसमें जो दिया गया था कि धन्योदयम भारत देशा, इसका मतलब क्या है कि यह भारत देश धन्य है जहाँ पर आपका जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाव को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। यही चीज यहाँ पर पहली लाइन में दी गई थी कि धन्योदयम भारत देशा यत्र समूलसती जनमान सभाविनी भव भव्य भवोद भाविनी संद शब्द संदोह प्रस्वनी सुभार भारती सुर भारती। इस प्रकार से आपका दिया गया था। इसका अर्थ यही था कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाषाओं को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि संस्कृत वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है, यानी कि इसका संस्कृत में क्या अर्थ था कि इयमेव भाषा संस्कृत नापनी लोके कह सकते हैं कि वार्ड में सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते, यानी कि जो संस्कृत भाषा है विद्यमान समय में, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि समस्त वर्तमान साहित्यों में हम लोग बता सकते हैं कि समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका जो साहित्य है वो सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। आगे हम बता सकते हैं कि यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है, यानी कि यह भाषा आपके संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है पूरे संसार में। और हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, आपके नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे आप बता सकते हैं कि यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो तीसरा वाला था ये भी कंप्लीट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी था। तो ये चैप्टर से यानी कि संस्कृत भाषा या महत्वपूर्ण चैप्टर से मैंने आपको 3 बताए हैं और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो तीनों को तैयार कर लेना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं तीनों में से एक फंस जाएगा आपका, लेकिन उसके अलावा यदि मान लीजिए इन तीनों में से अगर कभी गलती से ना आए तो फिर उसके लिए क्या तैयार करना पड़ेगा उसे भी आइए समझ लेते हैं। लेकिन पूरा 99 संभावना 99% की इन्हीं तीनों में से आएगा शुरुआत के, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर 2 और बता दूंगा ताकि अगर मान लीजिए बाय चांस कुछ ऐसा हो जाता है कि ना आए तो आप लोग इसको तैयार कर सकते हो। तो इसमें जो आपका चौथा गद्यांश हो जाता है आपका हो जाता है कि याज्ञवल्क्य ववाच ना वा अरे मैत्रेयी प्रत्यु कमाय प्रति प्रिय भवति आत्मनस्तु वै कमाय पति प्रियो भवति और न वा अरे जयाया कमाया और जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वे कमाया जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कमाय पुत्रो वित्त वा कृत भवति आत्मनस्तु वे कमाय पुत्रो वित्त वा पितृ प्रिय भवति न वा अरे सर्वस्य कमाई सर्व प्रिय भवति और आत्मनस्तु वे कमाए सर्व प्रिय भवति। इस प्रकार से आपका चौथा हो जाता है। इसका संदर्भ आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के
आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ यानी कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। यानी कि जो आपका ये वाला जो गद्यांश है ये आपका एक अलग पाठ से लिया गया, जो आपका पाठ हो जाता है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से आपका हो जाएगा कि याज्ञवल्क्य बोले, यानी कि इसमें पहला क्या था, याज्ञवल्क्य उवाच, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए जो नारी होती है वो पति को प्रिय नहीं होती है और अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बताया, याज्ञवल्क्य बोले कि अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि नारी को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। आगे आप बता सकते हैं कि अर्थात अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती अथवा प्रेम करती, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए ही वह पति को चाहती या फिर बोल सकते हो आप लोग प्रेम करती है। ना ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यानी कि याज्ञवल्क्य बोले कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कह सकते हैं कि नारी को पति प्रिय होता है। वैसा ही दूसरी लाइन में आपको बता सकते हैं कि ना ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो पति होता है उसको पत्नी प्रिय होती है। यानी यही चीज आप आगे बताओगे कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर आगे आप बता सकते हैं कि ना ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय नहीं होते, यानी कि पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय नहीं होते हैं, अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सब कोई प्रिय होता है। यानी कि सब कोई अपने सुख के लिए ही सबको मानते हैं और अपने सुख के लिए सब कुछ करते हैं, दूसरे के लिए नहीं। जैसा कि मान लीजिए उन्होंने पहली लाइन में बताया कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो आपका पति होता है वो पत्नी को प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो प्रिय होता है। यानी कि आप इस प्रकार से बता सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप में है, लेकिन एक बार दो बार आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आशय में ये चीज आप बताओगे कि आशय यह है कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य जो भी कामना इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं करता। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि मनुष्य जो भी कामना इस संसार में करता है वो दूसरों के सुख के लिए थोड़ी करता है, अपने सुख के लिए करता है ना, अपितु अपने सुख के लिए, अपनी ही आत्मा तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं, केवल अपने आप को ही सुख देना होता है। और इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही पति पत्नी पुत्र आदि सब प्रिय होते हैं। यानी कि अगर पति को पत्नी प्रिय है तो वो पत्नी के लिए नहीं प्रिय, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय है। और उसी प्रकार से अगर पत्नी को पति प्रिय है तो पति केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय है, ना कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय है। और उसी प्रकार से पुत्र और जितनी भी चीजें होती हैं संसार में, सभी अपने सुख के लिए ही सबको प्रेम करती हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा यहाँ पर था गद्यांश, ये भी कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसमें पांचवे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो पांचवा वाला गद्यांश हो जाता है आपका एक अलग चैप्टर से है, ये भी चैप्टर का आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर आपका इसमें हो जाता है महामना वाल्विया के चैप्टर से आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे इसमें क्या लिखा गया है। इसमें दिया गया है हिंदी संस्कृतालांग भाषायु अस्य समान अधिकार आसीत, हिंदी हिंदुस्थानमुत्थानाय आय निरंतर प्रयत्न करोत्, शिक्षायो देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेति, अतः श्री मालवीय वाराणस्या काशी विश्वविद्यालयस्य स्थापना करोत्। ठीक है, अस्य निर्माणाय अय जनान् धनम अपायच जनाश्च महतस्मिन् ज्ञानज्ञे प्रभूत धनस्मे प्रचच्छन्, तेन निर्मिताये विशाला विश्वविद्यालया भारतीयाना दानशीलतया श्रीमालवीयस्य यस्य च प्रतिमूर्तिर्यु विभूति विभाति। ठीक है, फिर आगे आप बता सकते हैं कि साधारण स्त्री कड़ोपी जना महतो साहसेन मनस्विता पुरुषेण च असाधारणमपि कार्य कतुच्छम। ठीक है, इति दर्शयते मनीषी मूर्धन्य मालवीया एतिदत मेव जनात महामना इत्युपाधिना और अभिधातु मार्धवंता। इस प्रकार से आपका ये पांचवा दिया गया है। तो यहाँ पर भी संस्कृत के बारे में लिखा है, तो आपको ये नहीं समझ लेना कि संस्कृत भाषा महात्म से है, बल्कि यहाँ पर एक पूरा चैप्टर पढ़ना है। मतलब कि जो आपका ये दिया गया गद्यांश उसको पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, श्री मालवीय। और जब आपका श्री मालवीय यहाँ पर दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि आपका संस्कृत भाषा महात्म चैप्टर से नहीं लिया गया है, बल्कि आपका ये महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। तो इसका संदर्भ आप इस प्रकार से बताएंगे कि प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। इस प्रकार से आप उसका संदर्भ बता सकते हैं।
अनुवाद में आप लोग बताओगे कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। किसका? महामना मालवीय का। तो आप लोग बताएंगे कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया, यानी कि हिंदी के लिए, हिंदू के लिए और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए जो महामना मालवीय थे उन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा, क्योंकि अब आप लोग जब इतना बड़ा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाओगे तो उसके लिए धन की तो आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी। तो उसी धन को एकत्रित करने के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया और उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतवासियों की दानशीलता और श्री मालवीय जी की यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखला दिया कि सामान्य स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य कर सकता है। इसीलिए मनुष्यों ने उनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से आपका जो पांचवा वाला गद्य था इसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसे भी नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। वहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश होने वाले हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश को देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हो हमारे लिए, तो आप लोगों ने कर दिया होगा। तो इसमें हमारा जो इसमें जो क्वेश्चन होता है आपका संस्कृत में प्रश्न संख्या 8 होता है। प्रश्न संख्या 8 का जो का वाला होता है, का में आप लोग गद्यांश के लिए पूछा जाता है, तो गद्यांश मैं आपको करवा चुका हूँ। अब इसमें खा जो आपका होता है प्रश्न संख्या 8 में, वो आपका हो जाता है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ में मतलब कि ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उनको यदि आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका जो पद्यांश का टॉपिक होता है संस्कृत के लिए वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आपको जो पहला श्लोक दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्माधि सुभाषितम। तो इस प्रकार से आपको ये दिया गया पहला श्लोक। इसका संदर्भ आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि यह श्लोक आपका संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो आपका ये चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर के जितने भी आप कह सकते हैं कि श्लोक होते हैं उनको केवल आप लोग पढ़ लो, आपके यहाँ से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से आपके हर साल क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं चैप्टर से, यानी कि इसी चैप्टर से। तो इसी चैप्टर के मैं आपको सारे बता दूंगा, आप लोग कर लेना अपनी कॉपी में नोट। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह होता है, जैसा कि पहला मैंने आपको बताया, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्मादि सुभाषितम। तो इस प्रकार से आपका जो पहला दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 बार पूछा गया है। तो संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया कि यह श्लोक आपका संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक से पाठ से अवतरित है। और अब हम उसमें देखेंगे इसका अनुवाद कि इसका अनुवाद किस प्रकार से होता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, कैसे याद करोगे ये समझ लेते हैं। तो इसमें आपका दिया गया है, पहला जो लाइन दिया गया था कि भाषासु मुख्या मधुरा द्रव्या गिर्वाण भारती। इसका अर्थ होता है कि भाषाओं में संस्कृत जो आपकी होती है वो सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। ठीक है, ये चीज आपका इसमें अर्थ इसका हो जाता है। फिर आप लोग आगे से बता सकते हैं कि उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर, या कह सकते हैं सुंदर वचन या सूक्ति। यानी कि इस प्रकार से पूरा जो श्लोक होता है इसका इस प्रकार से अनुवाद हो जाता है कि भाषाओं में सबसे, कह सकते हैं कि भाषाओं में संस्कृत जो आपका होता है सबसे सुंदर, या कह सकते हैं सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी कि सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला श्लोक था कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला श्लोक हो जाता है आपका इस प्रकार से हो जाता है कि सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व
त्यजेत सुखम। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा श्लोक हो जाता है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका संदर्भ भी सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ये सेम ही पाठ से अवतरित है। तो इसका संदर्भ में भी आप लोग यही चीज बताओगे कि यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नाई शीर्षक पाठ से अवतरित है। तो अब हम लोग इसका अनुवाद देखेंगे। तो अनुवाद में हम लोग बताएंगे कि सुखार्थिना कुतो विद्या और कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ, ये चीज इसमें दिया गया है। आगे आप बता सकते हैं कि इसीलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार से आपका ये होता है। ठीक है, तो ये आपका जो श्लोक था, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। फिर आगे आपका था सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, यानी कि सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्ति की इच्छा करनी छोड़ देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को विद्यार्थी को सुख का कह सकते हैं कि सुख प्राप्ति का जो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये हो जाता है। आशय में आप लोग बता सकते हैं कि आशय यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, और आपको पता है कितनी मेहनत लगती है पढ़ाई में, क्योंकि ऐसा नहीं होता है घंटे घंटों बैठना किसी चीज़ को पढ़ना। तो इसीलिए आपको बता सकते हैं कि विद्या ऐसे आसानी से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए बहुत ही मेहनत लगती है। तो यही आपका ये श्लोक है, इसमें आपका यही आशय है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है। इसीलिए जो आराम तलब या कह सकते हैं कि सुख की कामना वाला है, उसे विद्या अर्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए, और यदि विद्या अर्जित करना चाहता है तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। यही चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है। यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितना भी समय बचा उसमें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और यदि आप लोग अच्छा स्कोर नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग समझ जाओ, यदि आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेहनत भी करना पड़ेगा, और साथ ही में आपको आराम भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और उसी में आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा श्लोक तक कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम उसमें अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला श्लोक हो जाता है, भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। आगे आपका इसमें हो जाता है व्यसनेन चा मूर्खाणा निद्रा कलहेन वा, यानी कि इस प्रकार से आपका ये होता है श्लोक। ये भी आपका उसी चैप्टर से लिया गया है। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर आपका था सुभाषित रत्नानी। तो इसका संदर्भ भी आप इसी प्रकार से बताएंगे कि यह श्लोक आपका संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से अवतरित है, यानी कि उसके पाठ से अवतरित है। तो इसमें अनुवाद में आप लोग बताएंगे इसका अनुवाद कि बुद्धिमानों का जो समय होता है वह काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद में बीतता है, यानी कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी कि बुद्धिमानों का जो समय होता है वो काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद यानी कि आनंद में बीतता है। और आगे आपका हो जाता है व्यसनेन चा मूर्खाण्या निद्रा कलहेन वा, यानी कि और जो मूर्खों का समय होता है वो बुरे व्यसनों में यानी कि सोने में या फिर लड़ाई झगड़े में बीतता है। बहुत ही सिंपल सा ये आपका अनुवाद हो जाता है, और आसानी से आप लोग याद कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए आप इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। अब आपका इसमें जो आपका अगला हो जाता है, आपका हो जाता है कि ना चौहार्य ना चा राजहार्य ना भ्रात भाज ना चा भारिकारी व्यवे कृते वर्धत योम नित्य विधाधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कि इसका क्या अर्थ होता है इसको भी आइए समझ लेते हैं। सेम चैप्टर से है, संदर्भ आपका सेम ही रहने वाला, जैसा कि मैंने आपको पहले में बताया था। तो उसे आप लोग नोट कर सकते हो वहां से देख करके। तो अनुवाद में इसके बताओगे आप लोग कि विद्या रूपी जो धन होता है वो समस्त धनों में प्रधान है, यानी कि यही चीज में पहला दिया गया है कि ना चौहार्य ना चा राजहार्य, यानी कि जो आपका विद्या धन कह सकते हैं विद्या रूपी धन होता है समस्त धनों में प्रधान होता है, क्योंकि ना तो कोई चोर चुरा सकता है ना राजा द्वारा छीना जा सकता है। यही पहली लाइन है कि ना चौरहार्य ना चा राजहार्य, यानी कि ना कोई चोर उसको चुरा सकता है और ना ही राजा द्वारा उसे छीना जा सकता है। फिर आगे आपका इसमें दिया गया है कि ना भात भाज ना चा भारीकारी, यानी कि ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है, और साथ ही में बे कृत्य वर्धत एवं नृत्य, और ना वह बोझ बनता है, अर्थात भार रूप नहीं है, और खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता जाता है। इसीलिए जो आपका विद्या धन होता है
वो सर्वधर्म होता है, यानी कि सबसे प्रधान धन होता है। उसी लिए आपको विद्या अर्जित करनी चाहिए और विद्या धन जो आपका होता है, इसको ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा छीन सकता है, ना कोई भाई बांट सकता है और ना ही आपका भार रूप बनता है। और ये आपका जितना ही आप लोग विद्या को खर्च करोगे, यानी कि जितना ही आप लोग विद्या को अन्य लोगों तक पहुँचाओगे, वो आपका विद्या होगा वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और यदि आप उसको नहीं किसी से डिस्कस करोगे तो आपका वो समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला श्लोक हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके वो बच्चे में 5 बार पूछा गया है। श्लोक आपका होता है, परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जत त्रिदह मित्र विश्वकुंभ पयोमुखम। तो इस प्रकार से आपका ये 5वां श्लोक हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि अनुवाद क्या होगा, उसको समझते हैं। संदर्भ आपका सेम रहने वाला है हर एक में, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर होता है, कौन सा चैप्टर होता है, सुभाषित रत्नानी। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि आप लोग इन चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश को पढ़ लेते हो तो आपका इसी में से देखने को मिलेगा और आप लोग आराम से कर पाओगे। तो चलिए अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं। तो अनुवाद में आप लोग बताओगे कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि परोक्षे कार्यहंतार प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, यानी कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलता हो, ऐसे मित्र को हम लोग क्या करना चाहिए, उसी समय छोड़ देना चाहिए। और ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे कि विष से भरा कोई घड़ा है और उसके ऊपर दूध लगा हो, तो आप लोग उसको पियोगे तो है नहीं, क्योंकि अगर आप लोग पी लोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए आपको समझ जाना है कि जो भी मित्र आपके सामने तो आपकी बहुत ही बड़ाई करता है परंतु पीछे आपका काम बिगाड़ने में लगा रहता है, उस मित्र का साथ आप लोग जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आप लोग उसके साथ ज़्यादा दिन तक रहोगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेना है। यानी कि जो आपका ये श्लोक है, इसका भाव यह है कि ऊपर ऊपर दूध को देखकर जैसे विष से घड़े भरे घड़े को अपनाना मृत्यु को बुलावा देना। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ऊपर ऊपर जो दूध भरा हुआ है उसको देखकर यदि आप लोग विष से भरे घड़े को अपना लेते हो तो वो आपके लिए मृत्यु बन जाती है। वैसे ही सामने मीठी मीठी बातें करने वाले किंतु पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र रूपी शत्रु को भी अपनाना अपने को विनिष्ट करना है, यानी कि अपने को विनाश की ओर ले जाना है। क्योंकि जो भी मित्र आपके पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ने में लगा रहता है वो आपका कोई मित्र नहीं है, वो आपका शत्रु ही है। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपने उस शत्रु को अपने से दूर कर दो, नहीं तो वो आपको अपने विनाश की ओर लेकर के चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर भी ये जो आपका श्लोक था कि परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जस तृतादशम मित्र विषुकुंभ पयोमुखम, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसमें अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला श्लोक हो जाता है कि विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय। तो इसका अनुवाद किस प्रकार से होता है उसको भी समझेंगे। तो संदर्भ आपका सेम रहने वाला है, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग उसका देखते हैं क्या होता है अनुवाद। तो अनुवाद में आप लोग बताएंगे कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति जो होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। यही चीज पे पहली लाइन में दिया गया है कि जो विद्या होती है वो विवदाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय, यानी कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और उसी के विपरीत खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय, इसके विपरीत सज्जन की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, धन जो आपका होता है वो दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है, ना कि उनके विनाश के लिए। तो इस प्रकार से विद्या विविधाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय और खलस साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दनाय च रक्षणाय, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं और ये आपका लास्ट श्लोक होने वाला है। और यदि आप लोगों ने इतने श्लोक को तैयार कर लिया तो फिर आपको यहाँ से आपका जो टॉपिक होता है पद्यांश के, संस्कृत वाला जो पद्यांश होता है, यहाँ से आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये आपका जो अगला श्लोक हो जाता है आपका हो जाता है कि प्रीणाति या सुचरिते पितर सा पुत्रो यद भतुरेव हितमिताची तत्कलयत। ठीक है, फिर आगे आपका हो जाता है इसमें तंत्री मदयापि
सुखे चा समक्रिये यद यत तत्र जगति पुण्कितो लाभन्ते। इस प्रकार से आपका श्लोक हो जाता है। इसका अनुवाद आपका हो जाता है कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, यानी कि पीड़ति या सुचिरते पिता सा पुत्रो, यानी कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र जो पति का हित चाहती है। यानी कि पहला क्या है इसमें कि दो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, और फिर आपका दूसरा लाइन इसमें हो जाता है यद भद्रेयो हित मिच्चाछि तत् कलत्रम। ठीक है, यानी कि जो पति का हित चाहती हो ऐसी स्त्री। फिर आपका इसमें आपका हो जाता है तमित्रमापदी, यानी कि सुखे चा समक्रिय यदि, यानी कि जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला हो ऐसा मित्र। इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। यानी कि अगर आप लोग को ऐसी चीजों की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मतलब कि पुत्र प्राप्त हो जाता है जिसकी वजह से आपको गर्व की अनुभूति होती है, ऐसा आप कह सकते हैं कि पत्नी प्राप्त हो जाती है जो आपका हित चाहती है, और साथ ही में ऐसा आपको यदि मित्र प्राप्त हो जाता है जो आपके सुख में भी समान व्यवहार करता है और दुख में भी समान व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से जो तीनों चीजें हैं वो किसी एक ही कह सकते हैं किसी पूर्णशाली जन को ही ये तीनों चीजें प्राप्त हो पाती हैं। तो इसीलिए आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से जो आपका प्रश्न संख्या 8 था उसमें जो गद्यांश और पद्यांश है संस्कृत के, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। हिंदी होती है उसमें पेपर में जो आपका प्रश्न संख्या जो 9 आता है वो आपका आता है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। वहां पर आपको 4 मुहावरे दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक मुहावरे का कह सकते हैं अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे होते हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें से आपका मैक्सिमम आपके मुहावरे इसी में से देखने को आएंगे, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर 4 दिए जाते हैं, 4 में से केवल एक ही आपको करना होता है, तो आराम से इसमें से आपका वो फंस जाएगा कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे होते हैं वो सारे मैं इसके अंतर्गत बताने वाला हूँ। और फिर इसके बाद में फिर हम लोग एक और महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए आता है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 9 में जो आपका मुहावरे आते हैं उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो पहला दिया गया आपका दिया गया है कि आंखों का तारा होना। तो आंखों का तारा होने का जो अर्थ होता है वो आपका होता है बहुत प्रिय होना, यानी कि आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग में आप लोग अपने हिसाब से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो, और यहाँ से मैंने अभी आपको बताया है कि श्याम ने अपने बेटे से कहा तुम मेरी आंखों का तारा हो, यानी कि जो श्याम है वो अपने बेटे से बहुत ही प्रिय है, मतलब अपने बेटे को बहुत प्यार करता है, तो इसीलिए उसने बताया कि अपने बेटे से कि तुम मेरे आंखों का तारा हो, यानी कि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। तो इस प्रकार से पहला जो था आंखों का तारा होना उसे आप लोग समझ लिया होगा। अब हम लोग इसमें दूसरे की ओर समझते हैं। इसमें आपका दूसरा मुहावरा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि स्वावलंबी होना। इसका मतलब ये है कि अपने पैरों पर खड़े होना मतलब होता है स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग में आप लोग बता सकते हो कि आजकल लड़के की शादी तभी करनी चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, यानी कि जब वह स्वावलंबी हो जाए। इस प्रकार से दूसरा भी हो गया। तीसरा आपका इसमें दिया गया है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना, और इसका वाक्य प्रयोग आप बता सकते हो कि अरे आजकल जो सच्चा मित्र मिलता ही नहीं है, यानी कि आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। तो इस प्रकार से ये भी वाला जो आपका मुहावरा था ये भी कंप्लीट हो गया है, और आप लोग सभी को एक बार पढ़ते हुए चलना अपने साथ मेरे साथ साथ में, ताकि आपको ये चीज़ें याद होती रहें। इसको याद करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बहुत ही आसानी से आप लोग इसे याद कर सकते हो। केवल आप लोग अर्थ याद कर लो, बाकी वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर अर्थ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थ आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा। चौथा मुहावरा इसमें आपका दिया गया है कि ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग आप लोग कर सकते हो कि कहो मित्र अब तक कहाँ रहे तुम तो ईद का चांद हो गए हो, यानी कि बहुत दिनों तक जब कोई मित्र दिखाई नहीं देता तो आप लोग यही चीज कहते होगे ना कि कहो मित्र अब तक कहाँ रहे तुम तो ईद का चांद हो गए हो। तो इस प्रकार से 4 मुहावरे को कंप्लीट हो गए। पांचवा आपका इसमें हो जाता है गागर में सागर भरना। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि थोड़े में बहुत अधिक। यानी कि बिहारी लाल जी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे दोहों में उन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बातें बता दी। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। तो इस प्रकार से वाले जो मुहावरे थे 5 मुहावरे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसे आप लोग देख लो एक बार, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं, और भी मुहावरे अभी हम लोग को देखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आपके बिल्कुल मुझे पक्के करवाने हैं यहाँ से, ठीक है, इस वाले टॉपिक से।
तो अब इसमें जो हमारा छठा मुहावरा हो जाता है, आपका हो जाता है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना, यानी कि आम का आम और साथ ही में गुठलियों के दाम होना, तो आपका हो जाता है दोहरा लाभ होना। वाक्य प्रयोग आप लोग कर सकते हो कि अखबार पढ़कर उसकी रद्दी बेच दिया करो, आम के आम गुठलियों के दाम। यानी कि जब आप लोग अखबार पढ़ लेते हो फिर उसकी रद्दी को बेच दिया करो, तो क्या होता है कि आपको ज्ञान भी मिल जाता है अखबार पढ़ के, और रद्दी बेचने से आपको पैसे भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से हो जाता है आम का आम और गुठलियों के भी दाम। ये प्रकार से आपको 6 मुहावरे हो गए। सातवां इसमें आपका हो जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि ओछा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक करता है, यानी कि जो भी ओछा व्यक्ति होता है वो अधिक प्रदर्शन करता है। वाक्य प्रयोग बता सकते हैं कि उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, अब तो वह कार से नीचे पैर ही नहीं रखता है। यानी कि उसके बोल सकते हैं इसका मतलब यही होता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। इस प्रकार से आपका ये हो गया। आठवां इसमें आपका हो जाता है कि पानी पानी होना, यानी कि शर्मिंदा होना। तो वाक्य प्रयोग आप बता सकते हो कि रमेश 10वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पानी पानी हो गया, यानी कि शर्मिंदा हो गया, कहने का मतलब यही है। तो पानी पानी का होना मतलब होता है इसका अर्थ शर्मिंदा होना। नवा मुहावरा आपका इसमें हो जाता है आकाश पाताल एक करना, यानी इसका अर्थ होता है अत्यधिक मेहनत करना या परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग आप बता सकते हो कि मोहन को परीक्षा के समय आकाश पाताल एक करना पड़ा, तब जाकर के सफलता मिली है। तो इस प्रकार से 9 मुहावरे कंप्लीट हो गए हैं। 10वां मुहावरा आपका इसमें हो जाता है मक्खन लगाना, यानी कि चापलूसी करना। वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो कि दिनेश अधिकारियों को मक्खन लगाने में ही लगा रहता है। 11वां मुहावरा आपका इसमें हो जाता है कि हाथ पीले करना, यानी कि विवाह करना। और वाक्य प्रयोग आप बता सकते हो कि कमला ने अपनी पुत्री के हाथ पीले कर दिए। तो इस प्रकार से 11 मुहावरे मैंने आपको इसमें बताए हैं, और यदि आप लोग 11 के 11 तैयार कर लेते हो तो इसी में से देखने को मिलेगा, अलग से नहीं आएगा। और 4 आपके आते हैं, 4 में से 2-3 तो आराम से इसी में से आएंगे। केवल आपको एक ही करना होता है 4 में से, तो आप लोग आराम से यहाँ से कर दोगे और 2 नंबर आपके यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 था, प्रश्न संख्या 9 था, जो आपका हिंदी का जो पेपर में जो प्रश्न संख्या 9 आता है वो तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न संख्या 10 जो होता है उसे भी आइए समझ लेते हैं। तो जो आपकी क्लास 12 की हिंदी में जो प्रश्न संख्या 10 आती है वो इस प्रकार से आती है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 नंबर के लिए आपका यहाँ पर आता है, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको गद्यांश दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसमें आपको उसमें पैराग्राफ को पढ़ना है, और फिर उसी में से यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, और तीनों को आपको सही ऑप्शन मतलब सही आंसर बताना पड़ेगा। इसी में से आप लोग आंसर ढूंढ करके उसमें बता सकते हो, और यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो बहुत ही ईजी है ये। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसी प्रकार से, कोई भी आपका एक पैराग्राफ दिया रहेगा, हो सकता है ये दिया रहे या फिर अलग दिया रहे, लेकिन इसी प्रकार से आपको दिया रहेगा, तो इसी को आपको पढ़ना है और इसी में से आपको आंसर ढूंढ करके क्वेश्चन के आंसर को बता देना है। तो क्या होता है पैराग्राफ, आइए हम लोग देख लेते हैं। समझने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका कोई पता नहीं कौन सा आएगा, इसमें कोई ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए आप इसे समझ लीजिए कि अगर ये बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको किस प्रकार से करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है। बहुत ही हिंदी में सारी चीज़ लिखी है, आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसमें आपका इस प्रकार से है, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के रूप में, कि आजकल दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया, यानी कि आजकल जो दूरदर्शन पर आते हैं धारावाहिक, उनको देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था में यह शौक अच्छा नहीं, यानी कि जो बाल्यावस्था होती है बहुत ही कम उम्र में, यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का जो स्तर है बहुत ही घटिया होता है। उसमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। अभी बालक जो होता है वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, और इस उम्र में भी वे देखेंगे तो उनका जो प्रभाव होगा वो निश्चित ही उनके दिमाग पर अंकित हो जाएगा, यानी कि जो धारावाहिक का प्रभाव होगा उनके दिमाग पर अंकित हो जाएगा, और बहुत ही शीघ्रता ही बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे, यानी कि बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे। आगे आप बता सकते हैं इसमें कि समाजशास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण दूरदर्शन तथा चलचित्र ही है, क्योंकि जो चीज़ें उसमें दूरदर्शन में दिखाई जाती हैं उसी से बहुत लोग प्रेरणा लेकर के बुरे कामों को करते हैं। तो इसीलिए जो समाजशास्त्री हैं वो उनका मानना है कि जो समाज में फैली बुराइयां हैं उनमें एक बड़ा कारण उनका दूरदर्शन तथा चलचित्र ही है। सब इस बात से भली भांति परिचित है, इतना सब ज्ञान होने के बाद भी यदि वह इसी राह पर आगे बढ़ते रहे तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं, यानी कि इतना सब ज्ञान हमारे पास पहले से मौजूद होने के बावजूद यदि हम लोग उसी राह पर लगातार चलते रहे तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और बिना समय की पाबंदी के घंटों दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल ही गलत बात है, और इससे क्या होता है मानसिक विकास रुक जाता है, और साथ ही में दृष्टि में कमजोरी आती है और तनाव बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये दिया रहेगा गद्यांश, और इसमें से आपको ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है ना, सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली। अब इसमें से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें क्वेश्चन का आपको सही ऑप्शन मतलब सही आंसर बताना है।
तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला आपका इस प्रकार से मान लीजिए पूछा जाएगा कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है। हम लोग को बताना है कि दूरदर्शनों में दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर है बहुत ही घटिया होता है, उसमें अश्लीलता, नाश्ता, फैशन तथा नैतिक बुराइयां हैं अधिक देखने को मिलती हैं। तो यही चीज उठा करके आप लोग इसके उत्तर में बता दो कि बहुत ही सिंपल सा है, पढ़ोगे आप लोग तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। तो आप लोग बताओगे कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में अश्लीलता होती है, अनास्था होता है, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चन जो होता है उसमें आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आता है और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के लिए आते हैं। तो इसीलिए आपके 5 नंबर का ये टॉपिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है। क्योंकि जो दूरदर्शन का अधिक प्रभाव बच्चों पर इसलिए पड़ता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत अधिक देर तक दूरदर्शन को देखते हैं, इसीलिए उनके ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा जाएगा कि दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए। तो आप उत्तर में बता सकते हो कि दूरदर्शन के व्यसन से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि यह हमारी मानसिकता को कह सकते हैं प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है। और इसी प्रकार से गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे तो उसे आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो, सारी चीज़ों को कर सकते हो। सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है और जब आप लोग पढ़ोगे फिर क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे उसको आराम से आप लोग बता पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो प्रश्न संख्या जो 10 होता है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका प्रश्न नंबर 11 में जो पहला क्वेश्चन आता है इस प्रकार से आपका आता है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें आपको 2 दिए जाएंगे और दोनों आपको करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर शब्द दिए जाएंगे और उसका सही अर्थ आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जैसा कि मान लीजिए पहला दिया गया अभिराम अभिराम, इस प्रकार से 2 शब्द दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना होता है। ऑप्शन भी दिए रहते हैं लेकिन मैंने आपको अलग से ऑप्शन लिख करके नहीं दिया, क्योंकि अगर आप लोग को मान लीजिए ये आपका सही आंसर है, यानी कि पहला क्या है अभिराम है, अभिराम का सही ऑप्शन है बिना रोक के, और अभिराम का सही आंसर है सुंदर। तो इस प्रकार से ये जो का सही ऑप्शन है यही मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ अलग से, क्योंकि गलत गलत ऑप्शन, इसमें गलत ऑप्शन भी लिखे रहेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए अभिराम है तो इसका कोई और भी चीज़ लिखी रहेगी, फिर उसका फिर कुछ और भी लिखा रहेगा, ऐसे करके क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिए रहते हैं 4 ऑप्शन। तो उसमें से आपको एक सही बताना होता है जो सही ऑप्शन होता है। तो इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया, क्योंकि यदि आप लोग ऑप्शन भी देखोगे तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए जो भी शब्द का जो भी सही उत्तर होता है वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहला वाला जिसमें आपका दिया गया अभिराम और अभिराम। तो जो अभिराम होता है इसका सही अर्थ होता है बिना रोक के, और जो अभिराम होता है इसका सही अर्थ होता है सुंदर। तो इस प्रकार से आपका जो पहला वाला था इस प्रकार से आपका हो जाता है। और जब आपको ऑप्शन में ये चीज़ दिखाई दे, अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अभिराम और अभिराम, तो इसमें जब ये चीज़ दिखाई दे बिना रोक के और सुंदर, तो आप लोग इसी वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला होता है। फिर हम लोग दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है वो आपका है अंश अंशु। ठीक है, तो अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब होता है भाग, और अंशु का मतलब होता है किरण। तो यदि आपसे क्वेश्चन आए अंश और अंशु, तो इसमें आपको आंसर में जब भी आपको ये ऑप्शन दिखाई दे भाग और किरण, वैसे अलग अलग करके दिखाई देगा कि पहले किरण लिख देगा और बाद में भाग लिख देगा, तो फिर आपको वहाँ पर सतर्क हो जाना है कि जैसे मतलब कि जो अंश है, अंश का अर्थ भाग होता है। तो जब अंश पहले लिखा होगा तो इसलिए आप लोग पहले भाग लिखोगे, और जब अंशु लिखा होगा तो अंशु यानी कि दूसरा वर्ड है तो दूसरा वर्ड के लिए आपका किरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंश का अर्थ भाग होता है और अंशु का अर्थ किरण होता है। ये क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से जब ऑप्शन दिखाई देगा तभी आप लोग टिक लगाइएगा। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट थे। तीसरा आपका इसमें हो जाता है वसन और व्यसन। तो वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आदत। जब भी ये क्वेश्चन आए तो इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइएगा कि वसन और व्यसन का अर्थ होता है, तो जो आपका वसन होता है उसका अर्थ होता है वस्त्र, और व्यसन का अर्थ होता है कह सकते हैं आदत। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन हो गए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे और उसका सही ऑप्शन आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें जो आपका चौथा वाला हो जाता है आपका हो जाता है बात और वात। तो बात का मतलब होता है बातें, और जो वात होता है वात का अर्थ होता है हवा। तो इस प्रकार से ये वाला भी सही ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप समझ गए 4 क्वेश्चन। पांचवा इसमें आपका हो जाता है श्रवण और श्रमण। जो आपका श्रवण है, श्रवण का अर्थ होता है कान, और आपका श्रमण होता है, श्रमण का अर्थ होता है बिच्छू। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 11 में जितने भी इंपॉर्टेंट ये आपके होते हैं शब्द युग्म, उनको मैं आपको बता दूंगा। आप लोग सभी को तैयार कर लेना, फिर आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो श्रवण और श्रमण में आप समझ ही गए हैं कि उसका सही अर्थ क्या होता है।
फिर हम लोग बात करेंगे द्रव्य और द्रव्य की। तो द्रव्य का सही अर्थ होता है आपका तरल पदार्थ और द्रव्य का होता है धन। इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपके 6 हो गए हैं। सातवां इसमें आपका हो जाता है अनल और अनिल। तो अनल का जो सही अर्थ होता है वो आपका हो जाता है अग्नि और अनिल का हो जाता है वायु। और साथ ही में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने के पहले से सही ऑप्शन पता थे, यानी कह सकते हैं सही अर्थ पहले से पता थे। तो इस प्रकार से आपका 7वां हो गया। 8वां इसमें आपका हो जाता है जलज और जलद। तो जलज का जो सही अर्थ होता है आपका हो जाता है कमल और जलद का जो सही अर्थ होता है आपका हो जाता है बादल। तो इसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका 9वां वाला है वो आपका हो जाता है कि अम्बुज और अम्बुद। तो अम्बुज का सही अर्थ होता है कमल और अम्बुद का सही अर्थ होता है बादल। तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। इसमें 10वां वाला आपका है अंश और अंश। अब इसमें देखो अंश और अंश में ज़्यादा फर्क नहीं है, पढ़ने में आप लोग एक ही चीज़ सेम चीज़ पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया सबसे पहले अंश। तो अंश का इस वाले अंश का जो अर्थ है वो आपका हो जाता है कंधा और इस वाले अंश का होता है हिस्सा। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 11 का होता है स्वर्ण और सवर्ण। तो स्वर्ण का सही अर्थ होता है सोना और सवर्ण का सही अर्थ होता है उच्च जाति। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि जो स्वर्ण होता है स्वर्ण का सही अर्थ होता है सोना और सवर्ण का होता है उच्च जाति। तो इसे भी समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर इसमें जो आपका हो जाता है कि 12। तो 12 प्रश्न आपका हो जाता है कुल और कूल। तो इसमें आपका जो कुल है कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें जो आपका प्रश्न नंबर 13 हो जाता है आपका हो जाता है परुष और पुरुष। तो परुष का अर्थ होता है कठोर और पुरुष का अर्थ होता है आदमी। तो इसे भी नोट कर लीजिए। और लास्ट में आपका इसमें जो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, जलद और जल्दी। तो जलद का अर्थ होता है बादल और जल्दी का अर्थ होता है समुद्र। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इस वाला जो क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 11 का वाला, ये आपका था कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए रहते हैं क्वेश्चन के बाद में, फिर उसमें से सही आंसर आपको बताना होता है। तो इसमें मैंने आपको 14 क्वेश्चन बताए हैं। 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिए, इसी में से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो इसे भी नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन इस पेज पर। फिर हम लोग प्रश्न नंबर 11 में जो आपका दूसरा क्वेश्चन होता है प्रश्न खा वाला, प्रश्न नंबर 11 का खा, उसको अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए आप हम लोग प्रश्न संख्या 11 के खा को देखते हैं, जो कि आपका होता है अनेकार्थी शब्द। यानी कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। और यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जो आपके 4 शब्द दिए जाएंगे उसमें से आपको केवल एक शब्द के 2 अर्थ बताने हैं। तो इसमें आपका अनेकार्थी शब्द यही होता है। 2 नंबर के लिए आपका आता है एक शब्द का आपको सही ऑप्शन बताना होगा और 4 दिए जाएंगे। तो 4 में से एक आप लोग आराम से बता ले जाओगे, यदि आप लोग इस जो 20 क्वेश्चन इसमें बताने वाला हूँ अनेकार्थी शब्द में, उसे आप लोग पढ़ लेते हो तो आराम से यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल आराम से पक्के होंगे, कोई भी एक नंबर नहीं कटेगा। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका हो जाता है अंबर। तो अंबर का 2 और शब्द कौन से होते हैं? अंबर जो होता है अंबर का 2 कह सकते हैं कि अर्थ होते हैं। आपका होता है वस्त्र और एक होता है आपका आकाश। इसे नोट करिए। दूसरा इसमें आपका दिया गया अर्क। अर्क का पहला होता है सूर्य और दूसरा आपका होता है मदार। इसमें जो जो आपके इजी वाले जो शब्द थे उसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए आप लोग अपनी कॉपी नोट कर सकते हो तो नोट करो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो जो पहला अंबर था बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्क भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य और मदार, यानी कि इसके 2 कह सकते हैं अर्थ होते हैं। तीसरा आपका होता है अक्षत। अक्षत का 2 अर्थ जो आपका सही होता है, पहला होता है चावल का दाना, दूसरा आपका होता है अखंड। चौथा इसमें आपका दिया कर। कर का सही अर्थ होता है हाथ और किरण। पांचवा इसमें आपका दिया कनक। कनक का सही अर्थ होता है सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। तो इस प्रकार से ये 5 हो गए। छठा इसमें आपका दिया गया है कर्ण। कर्ण का सही अर्थ होता है कान और कुंती का पुत्र। तो यहाँ से 2 आपके पहले से मतलब ऑप्शन आपको पता चल गया, यानी कि अर्थ पता चल गए। सातवां इसमें आपका दिया गया है काल। काल का सही अर्थ होता है समय और मृत्यु। ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। काल का 2 सही अर्थ होते हैं। इसमें आपका पहला होता है समय, दूसरा होता है मृत्यु। आठवां इसमें आपका दिया गया है द्विज। तो द्विज का सही अर्थ होता है पक्षी और दांत। 2 अर्थ मैंने बताने थे आपको तो 2 बता दिए। अगला इसमें आपका दिया गया नवा आपका दिया गया है मित्र। तो मित्र का सही अर्थ पहला होता है सहयोगी, दूसरा आपका होता है सखा। आप लोग दोस्त भी लिख सकते हो। 10वां इसमें आपका दिया गया पयोधर। पयोधर का सही अर्थ होता है पहला बादल, दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पर नीरज। तो इस प्रकार से 10वां भी कंप्लीट हो गया है।
11वां इसमें आपका दिया गया है चपला। चपला का पहला अर्थ होता है बिजली, दूसरा आपका होता है लक्ष्मी। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा गया, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 12वां इसमें आपका दिया गया है पतंग। तो पतंग का 2 अर्थ होते हैं इसमें, पहला सूर्य, दूसरा पृथ्वी, इसे भी नोट कर लीजिए। 13वां इसमें आपका दिया गया वर्ण। वर्ण का पहला अर्थ होता है रंग, दूसरा आपका होता है आकृति। तो 13 भी कंप्लीट हो गए। 14 आपका है हलदर। तो हलदर का पहला अर्थ आपका हो जाएगा बैल, दूसरा आपका हो जाएगा किसान। और आपको यदि और एक याद करना चाहो तो ये कर सकते हो बलराम, लेकिन दो ही लिखना है आपको, 2 लिखने पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 यहाँ तक हो गए। इसे नोट करना चाहो नोट करो, जो आपकी इच्छा हो। कमेंट करना चाहो तो कमेंट करके हर एक क्वेश्चन का सही ऑप्शन बता सकते हो। 15 इसमें आपका होता है आंख। आंख का पहला ऑप्शन हो जाएगा नेत्र, और दूसरा आपका हो जाएगा इसमें अर्थ अंकुरण। ठीक है। 16वां आपका हो जाएगा यहाँ पर जलज और मोती। फिर आपका 17वां नाक है। नाक का हो जाएगा नासिका और आकाश। और 18वां आपका है गति। ये भी आपका कई बार पूछा गया है। तो गति का होता है चाल और दशा। और 19वां आपका होता है विधि। विधि का होता है प्रकार और रीति। और 20वां आपका होता है अनुपम। अनुपम का होता है अद्वितीय और सुंदर। तो इस प्रकार से अनेकार्थी शब्द में हमने आपको 20 शब्द बताए हैं, और 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी में से आपको देखने को मिलेगा, आराम से कर पाओगे। 4 दिए जाएंगे, इसमें से एक ही तो करना पड़ेगा। तो एक आप लोग इसमें से याद कर लेते हो तो आपको यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और याद करने में भी आपको समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप लोग 5-10 मिनट में आराम से याद कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग पहले भी कर चुके हो। हाई स्कूल में भी यही सारी चीज़ें थी, और इंटर में भी यही सारी चीज़ें हैं। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना चाहो नोट करो। फिर हम लोग इसमें बढ़ते हैं, क्या करते हैं, अगले पेज बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या जो आपका 11 है, का हो गया, खा हो गया, यानी कि सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। दूसरा आपका किया निकार्थी शब्द। अब हम लोग इसमें करने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 में। तो खा वाला क्या हो जाता है, खा गा वाला। हाँ, गा वाला इसमें क्या हो जाता है, आइए उसको देख लेते हैं। तो गा वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया रहता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए। यानी कि यहाँ पर वाक्यांश दिए जाएंगे, उसका हम लोग को एक शब्द का चयन करना है। ये भी आपका 2 नंबर में आता है, और आपके यहाँ पर 2 आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। आप मतलब यहाँ पर 2 आपको दिए जाएंगे, और दोनों को आपका सही ऑप्शन मतलब सही चीज बतानी है। पहला इसमें आपका दिया गया है जो ईश्वर में विश्वास करता है। तो ये आपको समझना है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आपका आस्तिक होता है। और यदि क्वेश्चन पूछ ले कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो आपका नास्तिक होता है। तो जो आस्तिक है वो आपका, जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आपका आस्तिक होता है। दूसरा आपका इसमें दिया गया है जिसे कहा ना जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं अकथनीय। यानी कि जिसको हम लोग कह ना सकते हो वो आपका अकथनीय होता है। तीसरा आपका इसमें हो जाता है जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जो जानने की इच्छा रखता है उसको हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। और फिर चौथा इसमें आपका दिया गया जो सब कुछ जानता हो, उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। जो बोलते हैं ना आप लोग सर्वज्ञ, यानी कि जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि जो आपका ये बड़े बड़े कह सकते हैं वाक्य दिए, उनको हम लोग किस प्रकार से एक छोटे से वर्ड में बता सकते हैं, वो चीज़ ये आपकी होती है। पांचवा इसमें आपका दिया गया 100 वर्षों का समय। तो 100 वर्षों का समय आपको पहले से पता होगा, शताब्दी होता है, उसको हम लोग 100 वर्षों का समय बोलते हैं। छठा इसमें आपका हो जाता है जो वंदना करने योग्य हो, यानी कि जिसकी पूजा की जा सकती हो, जो वंदना करने की योग्य हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वंदनीय, वंदनीय बोलते हैं। सातवां इसमें आपका हो जाता है कि जिसके आने की तिथि ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अतिथि, यानी कि इससे कोई आने का कोई तिथि नहीं होती है, वही आपका अतिथि होता है। इसमें आपका आठवां दिया गया है कि जो कभी ना मरता हो, यानी कि जो हमेशा कभी मरता ही ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं ना। कि आपको पता हो जो अमर होते हैं वो कभी नहीं मरते हैं, तो अमर का मतलब यही होता है कि जो कभी ना मरे। ठीक है, उसे हम लोग अमर बोलते हैं। 9 आपका हो जाता है इसमें 9 वाला कि जिसे क्षमा किया जा सके, उसे हम लोग क्षम्य बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग क्षमा कर सकते हैं उसको हम लोग क्षम्य बोलते हैं। 10वां आपका हो जाता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, उसको हम लोग अजात शत्रु बोलते हैं। 11वां आपका इसमें हो जाता है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके वो आपका अनुपम होता है, यानी कि जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है वो आपका अनुपम होता है। 12वां आपका हो जाता है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वो आपका अद्वितीय है, यानी कि उसके समान अगर कोई दूसरा कोई भी नहीं है पूरे संसार में, तो आपका अद्वितीय होता है। 13वां आपका इसमें हो जाता है कि दूसरों पर आश्रित रहने वाला आपका प्राश्रित कहलाता है। और जिसका वर्णन ना किया जा सके वो आपका अवर्णनीय है, यानी कि जिस भी चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता है वो आपका अवर्णनीय होता है। तो इस प्रकार से इतने हो गए। अब इसमें हमारा अगला क्या हो जाता है, अगला हो जाता है आपका यहाँ पर 15 वाला आपका हो जाता है कि अनुचित कार्य के लिए आग्रह, यानी कि गलत कार्यों के लिए जब कोई आग्रह करे तो वो आपका दुग्रह कहलाता है, दुराग्रह कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 15 हो गया। 16वां आपका हो जाता है कि किए गए उपकार को ना मानने वाला वो आपका कृतज्ञ होता है, यानी कि किए गए उपकार को जो ना माने वो कृतज्ञ। और 17वां आपका हो जाता है कि जो जीता ना जा सके वो आपका अजेय होता है, यानी कि जिसे जीता ना जा सके वो आपका अजेय होता है।
तो इस प्रकार से इस वाले जो क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 11 का गा, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इन्हें तैयार कर लीजिए। इन्हीं में से आपका आएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी थे इसमें सारे मैंने आपको बता दिए हैं। 2 नंबर यहाँ से भी आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अब अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है वाक्यों में टू मार्जिन, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से फिर ये इस वाले क्वेश्चन से आपके 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हम लोग कर ही चुके हैं। अब हम लोग इसमें करने वाले हैं वाक्यों में त्रुटि मार्जिन। वो किस प्रकार से होता है उसको भी आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 4 वाक्य दिए जाएंगे और चारों वाक्य आपके अशुद्ध होंगे और उनमें से आपको केवल 2 वाक्य शुद्ध करने होंगे और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 11 होता है प्रश्न संख्या 11 का घ होता है वाक्य में त्रुटि मार्जिन, जो कि आपका 2 नंबर के लिए होता है। 4 वाक्य दिए जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, आपको वहाँ पर 2 सही करने पड़ेंगे। वाक्य आपका इस प्रकार से होगा। तो अशुद्ध वाक्य आपका इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा जैसा कि मेरा प्राण संकट में है, यानी कि मेरा प्राण संकट में है। और उसका शुद्ध वाक्य क्या होता है? शुद्ध वाक्य आपका इसी प्रकार से होता है कि मेरे प्राण संकट में, मेरा प्राण नहीं मेरे प्राण संकट में है। यह आपका शुद्ध वाक्य होता है। इस प्रकार से आपको शुद्ध करके अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखना है। दूसरा आपका अशुद्ध वाक्य इस प्रकार से दिया रहेगा कि मैं यहाँ पुस्तक पढ़ा हूँ। तो इसका सही शुद्ध वाक्य जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा यह पुस्तक मैं पढ़ चुका हूँ, यानी कि ये नहीं होगा कि मैं यह पुस्तक पढ़ा हूँ। इसका सही जो शुद्ध वाक्य होगा आपका हो जाएगा कि यह पुस्तक मैं पढ़ चुका हूँ। तीसरा आपका इसमें दिया कि पुत्री पराया धन होता है, ऐसा नहीं होगा। पुत्री पराया धन होता नहीं है, पुत्री पराया धन होती है, ये आपका सही वाक्य होता है, यानी कि शुद्ध वाक्य होता है। चौथा आपका इस प्रकार से दिया जा सकता है कि मैं भोजन कर लिया है। तो ये भी आपका गलत वाक्य है, यानी कि अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध आप लोग इस प्रकार से करेंगे कि मैं भोजन कर चुका हूँ, जबकि ये नहीं होगा कि मैं भोजन कर लिया हूँ। इसका सही शुद्ध वाक्य होगा कि मैं भोजन कर चुका हूँ। तो इसी प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें और 4 में से 2 को आपको शुद्ध करके लिखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपको वाक्यों में त्रुटि मार्जिन को सुधारना है, यानी कि शुद्ध वाक्यों में उसे कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आपका इसमें 5वां वाला दिया गया है कि मेरे को कुछ नहीं मालूम है, तो इसका जो सही और शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका हो जाएगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। छठा आपका इसमें दिया गया कि विष्णु के अनेकों नाम हैं। तो इसके जगह पर यानी कि अशुद्ध वाक्य है और शुद्ध इसका इस प्रकार से आप लोग करोगे कि विष्णु के अनेक नाम हैं, अनेकों की जगह पर आप लोग अनेक कर दोगे। सातवां इसमें आपका दिया गया कि तुम मेरे से मत बोलो। तो तुम मेरे से मत बोलो की जगह आप लोग शुद्ध वाक्य लिखोगे कि तुम मुझसे मत बोलो। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में वाक्यों में त्रुटि मार्जिन से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए जाएंगे जो कि चारों अशुद्ध होंगे और चारों में से 2 वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है। जो भी आपके 2 आपको सरल लगे, जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको पहले से आता हो उसी को आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा। तो यहाँ से भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 था उससे आपके 8 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के हो गए हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। वहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 12 जो होने वाला है उसको भी हम लोग आइए देखते हैं। रस, छंद एवं अलंकार के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रस में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, फिर छंद में देखेंगे, फिर अलंकार में देखेंगे। ठीक है, तो रस में आपको यहाँ पर 5 रस होते हैं आपके 12th की हिंदी में, जिसमें से हमको 3 पढ़ना है और 3 यदि आप लोगों ने पढ़ लिया तो फिर आपको यहाँ से आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। ठीक है, तो रस से जो आपके 2 नंबर आते हैं वो आपके बिल्कुल यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो रस में आपको क्या चीज़ें पढ़ने हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला आप लोग इसमें पढ़ सकते हो हास्य रस के बारे में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो उत्तर में आप लोग इसका बताओगे, यानी कि इसकी परिभाषा बताओगे हास्य रस की। अपने अथवा पराये के वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव जब आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि अपने अथवा पराये के वेशभूषा को देख करके, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से जो उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव होता है, जब वह आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा तो फिर हास रस की उत्पत्ति होगी। उदाहरण में आप लोग इसका बता सकते हैं, क्योंकि उदाहरण भी आपको याद करना पड़ेगा। परिभाषा के साथ जब आप लोग उदाहरण लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो उदाहरण में आप एक सिंपल सा और बहुत ही आसान सा आप लोग उदाहरण याद कर सकते हो कि नाना वाहन नाना वेशा, विषय शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बाहू पद बाहू। तो इस प्रकार से ये आपका एक हो जाता है हाथ रस और साथ में उसका उदाहरण। तो ये दोनों आप लोग याद कर लो, 2-3 बार आप लोग पढ़ोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। परिभाषा तो बहुत ही सिंपल सा है, एक ही बार में याद हो जाएगा, लेकिन उदाहरण को याद करने के लिए आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह थोड़ा दोहा के रूप में है तो इसीलिए आपको याद करने के थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो और अभी कभी याद करो। फिर हम लोग अगले जो रस होता है उसको देख लेते हैं।
फिर इसमें आपका हो जाता है करुण रस। अब ये करुण रस जो आपका होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा बार आपका करुण रस पूछा भी गया है। तो करुण रस में आप लोग इसकी परिभाषा बताएंगे कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो फिर करुण रस की उत्पत्ति होती है। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है और जब आपका शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा तो फिर करुण रस की उत्पत्ति होगी। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं इसका उदाहरण, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या के घन अलकों में। तो इस प्रकार से ये भी आपका हो जाता है, यहाँ से आपका करुण रस की परिभाषा और उसका उदाहरण। तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों को आप लोग तैयार कर लो। सबसे पहले आप लोग तैयार करेंगे हास्य रस को, उसके बाद फिर करुण रस को। दोनों को याद कर लो आप लोग, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा मैं आप लोगों ने लिख करके लेकर आया हूँ। आप लोग 2 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। फिर तीसरा रस आपको इसमें तैयार करना है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा में आप लोग बताएंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर लेता है तो फिर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और यदि आप लोग तीनों रस को तैयार कर लेते हो जो कि मैंने आपको बताया तो फिर आपको इसी में से देखने को मिलेगा और आप लोग आराम से कर पाओगे। तो उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस प्रकार से आपका ये उदाहरण हो जाता है, परिभाषा आपकी इस प्रकार से हो जाती है। तो परिभाषा उदाहरण आप लोग नोट कर लेंगे, यानी कि जो आपका यहाँ पर टॉपिक होता है रस में, तो रस का जो टॉपिक होता है पूर्ण से समाप्त हो गया है ये। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो और यहाँ से आपके 2 नंबर रस से पक्के हो जाएंगे यदि आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और इस चीज को समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इसे आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और छंद में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी चाहिए उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग को छंद में क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग के यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाएं। और तो छंद में क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ सकते हो उसमें चौपाई। चौपाई में आप लोग परिभाषा में बताएंगे कि चौपाई जो आपका होता है आपका सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इनमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी मुरबे चूरन चारू समन सकल भव रुजि परिवारू। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एक आपका ये हो जाता है चरण, एक आपका ये हो जाता है, एक आपका ये हो जाता है, एक आपका ये हो जाता है, यानी कि टोटल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे कि आपका हो गया, आपका इसको 2 मानोगे, इसको एक एक मानोगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर आपके यहाँ पर 2 हो गया 14, 2 हो गया 16। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो जो पहला चरण है इसमें भी 16 मात्राएं हैं और इसमें भी 16 ही मात्राएं होंगी। इसको आप लोग समझ सकते हो, 1 2 3 4, फिर 4 2 6 7 8 9 10 11 12, फिर आपका 12 के बाद फिर 14 हो गया 2 और 2 16 हो गया। तो इसमें भी आपकी 16 मात्राएं हो गई। नीचे भी आप लोग इसी प्रकार से देख सकते हैं कि 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार से इसमें भी 16 मात्राएं होंगी और इसी प्रकार से चौथे वाले चरण में भी 16 मात्राएं होंगी। क्योंकि जो चौपाई होती है ये आपका एक सममात्रिक छंद है और उसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से चौपाई में आपको क्या चीजें समझनी है सब समझ गए होगे आप लोग बिल्कुल भी आसानी से। कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बता देना। तो सबसे पहले आप चौपाई पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आप लोग इसमें पढ़ेंगे दोहा। अब दोहा में आप लोग बताओगे कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि जो दोहा होता है ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी आपके 4 चरण होते हैं, लेकिन जो इसका पहला चरण होता है यानी कि पहला चरण जो आपका होता है, पहला चरण और तीसरा चरण यानी कि ये वाला चरण, इन दोनों में आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। वहीं पर जो आपका दूसरा चरण होता है और चौथा चरण होता है इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं कि मेरी बहु बाधा अरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। तो इसमें आप लोग गिन सकते हो, इसको गिनना चाहो तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि पहले चरण में 13 मात्रा होती है। फिर मैंने बताया था कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। तो पहला चरण आप लोग जान गए। तीसरा चरण आपका ये हो जाता है, तीसरे चरण में आप लोग गिन सकते हो कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार से इसमें भी 13 हो गई। फिर मैंने आपको बताया था कि दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होंगी। इसमें भी आप लोग काउंट कर सकते हो, 2 2 4 6 7 8 8 2 10 11 हो गया इसमें। फिर आप लोग इसमें भी काउंट कर सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 तो इसमें भी 11 हो गई। तो इस प्रकार से दोहा भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसमें अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब आपको छंद में सोरठा पढ़ लेना है, और यदि आप लोगों ने दोहा, सोरठा और चौपाई पढ़ लिया, यानी कि 3 चीज़ें पढ़ ली, तो फिर आपको इसी में से देखने को मिलेगा और यहाँ से आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो सोरठा में क्या करना है आपको, सोरठा में क्या चीज़ परिभाषा होती है उसको भी समझ लीजिए कि सोरठा जो आपका होता है वो आपका अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। या दोहे का उल्टा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोहे के जो पहला और तीसरा चरण होता है इसमें 13-13 मात्राएं होती थी, लेकिन जो आपका सोरठा होता है इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि यह दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण में आप लोग बताएंगे कि राम स्वरूप तुम्हार, बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, नेति नेति नित निगम कहा। तो जितने भी मैंने उदाहरण इसमें आपको बताए हैं सभी आपके इजी इजी लेकर मतलब कि देख करके लिखा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आराम से आप लोग याद कर पाओ। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन उसमें से जो मुझे सबसे इजी लगा है वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इसमें भी आप लोग काउंट करना चाहो तो काउंट कर सकते हैं। इसके पहले और जो आपका तीसरा चरण होता है इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में आपका 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसे आप लोग अपने हिसाब से काउंट कर लेना। अब हमारी बारी है अलंकार के बारे में। हम लोगों ने रस समझ लिया, छंद समझ लिया, अब अलंकार को समझ लो, फिर आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले अलंकार में आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ लेना है। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। तो इसमें आप लोग स्पष्टीकरण में देख सकते हो कि इस उदाहरण में जो आपका का है यानी कि कानन है, फिर कठिन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो का है वो एक से अधिक बार आया है। वहीं पर यदि हम लोग भा की बात करेंगे तो भा भी आपका एक से अधिक बार आया, यानी कि भयंकर फिर भारी, इसमें भी आपके एक से अधिक बार भा आया है। फिर रा की बात करेंगे तो रा भी आप लोग बता सकते हो, इसमें भी आपका हो जाता है, कई बार आया। घा की बात करेंगे तो ये भी आपका कई बार आया। तो इसी प्रकार से बता सकते हो कि जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर जो होता है उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। उदाहरण में आप लोग बताएंगे कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी। और इसका स्पष्टीकरण में भी आप लोग बता सकते हैं कि उदाहरण में का, भा, रा, घा अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार हो गया, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और साथ ही में जो मैंने आपको छंद पढ़ाया था उसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार में यमक अलंकार। तो दूसरा अलंकार आप लोग पढ़ोगे यमक अलंकार। तो इसमें हम लोग बताओगे कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां आपका यमक अलंकार होता है। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो इसमें हम लोग को बताना है कि जब एक ही शब्द आपका एक से अधिक बार आया, फिर 2 बार आया, 2 से अधिक बार आए, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने की और जो आपका शब्द हो तो कई बार आ रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर जो काली घटा है, काली घटा का मतलब है बादल, और घमंड घटा का मतलब यानी कि जो यहाँ पर घटा है उसका मतलब है कम हो गया। इस प्रकार से आपको समझ लेना है, यानी कि शब्द तो 2-2 बार आया घटा घटा, लेकिन इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है दोनों बार। तो इस प्रकार से आप लोग इसका स्पष्टीकरण दे सकते हो। तो यमक अलंकार भी आप समझ के होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले अलंकार को समझते हैं। तो इसमें अब आपको उत्प्रेक्षा अलंकार को समझना है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रगात। तो स्पष्टीकरण में आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीठ पट में प्रभात के आतव की संभावना की गई है। तो ये भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण स्पष्टीकरण आप समझ गए होंगे, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर हम लोग अगले अलंकार की ओर बढ़ेंगे, और साथ ही में ये आपका लास्ट अलंकार होगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शुरू से लेकर के अभी तक देखा है तो आप लोग 6 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। बस इसको आप लोग पढ़ लो, फिर आपके 6 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो श्लेष अलंकार है, तो इसमें आप लोग बताएंगे कि जब एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं, चिर जीवो ज्योरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। ठीक है, तो इस प्रकार से उदाहरण हो जाता है। स्पष्टीकरण में आप लोग बता सकते हैं कि जब आपका एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके जो अर्थ है वो 2 या 2 से अधिक हों तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार बोलते हैं।
जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है वृषभानुजा। तो वृषभानुजा का अर्थ होता है, पहला अर्थ हो जाता है राजा वृषभानु की पुत्री राधा, और दूसरा आपका अर्थ हो जाता है वृषभ की बहन गाय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। दूसरा आपका इसमें दिया गया हलधर। तो हलधर में आप लोग बता सकते हैं कि हलधर का एक अर्थ होता है बलराम और दूसरा अर्थ होता है दूसरा अर्थ होता है आपका बैल। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्द तो एक ही बार दिया गया, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो 2 या 2 से अधिक हैं, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ये आपका श्लेष अलंकार है। तो इस प्रकार से रस, छंद और अलंकार को मैंने आपको समझा दिया है। इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, और 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्का हो जाएँगे। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो यदि आपको वहाँ तक वीडियो पसंद आया है। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिए। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कौन-कौन से पत्र आपको तैयार करने हैं, ताकि आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिले, एक भी नंबर आपका यहाँ पर ना कटे। तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, और साथ ही में ये चीज़ भी आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस प्रकार से टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, ताकि उनको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी भी नहीं पड़ती हैं और आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। तो जो आपका ये पत्र लेखन का टॉपिक है, यहाँ से आपके 3 टाइप के पत्र आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएँगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में। इसमें आपका जो पहला टाइप का प्रश्न होगा, आपका होगा नियुक्ति आवेदन पत्र। जैसे कि मान लीजिए किसी भी विद्यालय में कोई भी पद रिक्त है, कोई भी पद रिक्त है, तो उसके लिए आप लोग आवेदन करेंगे कि किस प्रकार से आपको वहाँ पर जॉब लग जाए। तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप लोग, नियुक्ति आवेदन पत्र। दूसरा आपका इसमें पत्र हो जाएगा ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र, यानी कि किसी भी व्यवसाय के लिए आप लोग लोन लेना चाहते हो बैंक से, तो उसके लिए आप लोग किस प्रकार से ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र लिखोगे, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और तीसरा आपका इसमें हो जाता है कि अपने नगर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि अपने नगर या फिर अपने मोहल्ले या फिर अपने गाँव की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। तो इस प्रकार से 3 टाइप के आपके पत्र बोर्ड परीक्षा में आपके आते हैं, और इसमें से यदि आप लोग 2 टाइप के प्रश्न को तैयार कर लेते हो, या तो आप लोग नियुक्ति आवेदन पत्र तैयार कर लो और उसके साथ में ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र तैयार कर लो, तभी आपको यहाँ पर 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँगे। और या फिर आप लोग इसके साथ में, यानी कि जो आपका आवेदन अपने नगर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र तैयार करो और उसके साथ में कोई भी एक तैयार कर लो, यानी कि 3 में तीनों जो आपके यहाँ पर दिए हैं, तीनों में से 2 आएँगे, जिसमें से आपको एक करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाते हैं ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यवसाय के लिए लोन चाहिए, उसके लिए आप लोग बता सकते हो, या फिर किसी अन्य चीज़ के लिए आपको यहाँ पर ऋण चाहिए, उसके लिए आप लोग बता सकते हो। तो इसीलिए आपको एक मैं आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि पत्र बताऊँगा तीनों टॉपिक में। जैसे कि मान लीजिए नियुक्ति आवेदन पत्र में आपको एक पत्र बताऊँगा, और उसको आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, और फिर यदि आपसे मान लीजिए नियुक्ति आवेदन पत्र ही रहेगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से पूछा जाएगा, तब भी आप लोगों को वही चीज़ अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है, आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिलेंगे। और उसी प्रकार से ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र में भी यही सेम चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, और लास्ट वाले में भी मैं यही चीज़ आपको सेम चीज़ बताने वाला हूँ। तो तीनों टाइप में से आपको 2 टाइप के तैयार करने पड़ेंगे, तो ये हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नियुक्ति आवेदन पत्र किस प्रकार से आप लोग तैयार करोगे। तो क्वेश्चन आपका अलग-अलग तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन जब आपका यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई दे, यानी कि नियुक्ति दिखाई दे, तो आप लोग समझ जाना कि यही चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है कि किसी भी विद्यालय में हो या फिर किसी अन्य चीज़ में हो, नियुक्ति के लिए आप लोग किस प्रकार से आवेदन पत्र करोगे, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया गया है कि अपने पास से किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र, यानी कि किसी अपने आसपास के कोई भी एक माध्यमिक विद्यालय है जिसमें कोई भी एक पद रिक्त है, और उसकी प्राप्ति के लिए कह सकते हैं उस पर नियुक्ति हेतु आप लोग विद्यालय प्रबंधक को एक पत्र किस प्रकार से लिखेंगे आवेदन पत्र, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र। तो इसका किस प्रकार से आप लोग सॉल्यूशन बताओगे, किस प्रकार से इसका पत्र लिखोगे, पूरा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब आपका नियुक्ति पद के बारे में बात होगी, तो यदि आपके विद्यालय के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी, किस प्रकार से आप लोग स्टार्ट करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग लिखोगे सेवा में प्रबंधक, कोई भी आप लोग यहाँ पर स्कूल का नाम डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर जीपीएस इंटर कॉलेज डाल दिया है। यहाँ पर कोई भी आप लोग डाल सकते हो, ठीक है? तो ये आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो सेवा में प्रबंधक जीपीएस इंटर कॉलेज। अब यहाँ पर कोई भी आप लोग डाल सकते हो, उत्तर प्रदेश में कोई भी जगह आप लोग डाल सकते हो। इलाहाबाद मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल दिया है। फिर विषय की बात करनी है, तो विषय भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि किस विषय में आप लोग इस पत्र को लिख रहे हो। तो विषय आप लोग बता सकते हैं कि प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आप लोग आवेदन पत्र लिख रहे हो, तो इसलिए आप लोग विषय में ये चीज़ बता दोगे। फिर आगे आपको ये चीज़ बतानी है कि आपको ये कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पर कोई भी पद रिक्त है और आप लोग उसको जॉइन कर सकते हो। तो सबसे पहले वो चीज़ आप यहाँ पे बताओगे, फिर आपको अपनी शैक्षिक विशेषता बतानी है, यानी कि आप लोग क्या पढ़े लिखे हो, वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। और फिर लास्ट में आपको बताना है, जो भी प्रबंधक है उसको विश्वास दिलाना है कि मैं आपके विद्यालय में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करूँगा, अपने जो छात्र होंगे उनको बहुत ही संतुष्ट रखूँगा, और साथ ही में आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। यही सारी चीज़ें आपको इस
पत्र के अंतर्गत लिखनी है। तो क्या लिखना है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ लिखना स्टार्ट कर दोगे, सेवा में प्रबंधक जीपीएस इंटर कॉलेज। आगे आप बता सकते हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। फिर नीचे विषय में आप लोग बताएंगे प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर आप लोग नीचे लिखोगे महोदय। आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो नवभारत टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूँ। यानी कि आपके मतलब कि उनका कहने का मतलब ये है कि नवभारत टाइम्स में उन्होंने जो विद्यालय है उसका जो एक विज्ञापन पढ़ा है और विज्ञापन में उनको एक कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र प्रवक्ता की ज़रूरत है। और जो चीज़ यहाँ पर ये बता रहा है कि नवभारत टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रिक्त स्थान पद हेतु मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूँ। इतना चीज़ आपको यहाँ बता देना है। फिर आपको आगे इसमें बताना है अपनी शैक्षणिक विशेषताएं। तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम वहाँ पर आगे समझ लेते हैं। फिर आपको अपनी यहाँ पर शैक्षणिक विशेषताएं बता देनी है कि इसका शैक्षिक योग्यता क्या है, अनुभव क्या है, वो चीज़ आपको बता देना है कि आप लोग किस सन में कौन सी परीक्षा पास किए हो, कौन कौन सी परीक्षा आप लोगों ने दी है, किस किस चीज़ को आप लोगों ने कर रखा है। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से चार्ट बना सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डालोगे परीक्षा, इधर डालोगे वर्ष, इधर डालोगे श्रेणी, इधर डालोगे आप लोग संस्था का नाम। तो जैसा कि मान लीजिए आप लोगों ने हाई स्कूल सबसे पहले पास किया तो किस वर्ष में किया, ये चीज़ आपको यहाँ पर डालना चाहो तो डाल सकते हो। वहाँ मैंने यहाँ पर एक्सेस करके डाल दिया है। आपकी इच्छा हो तो कोई भी सन आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी किस श्रेणी में आप लोगों ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं प्रथम द्वितीय जो भी आपने पास की, इस प्रकार से बता सकते हो। फिर संस्था का नाम आप लोग बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। फिर आप लोग बताएंगे कि इंटरमीडिएट की परीक्षा आप लोगों ने इस वर्ष में पास की है। फिर आप लोगों ने इसमें उसमें भी प्रथम श्रेणी में उसको भी पास किया है। और फिर संस्था का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यानी कि सेम चीज़ होने वाली है। आगे आप बता सकते हैं कि बीए की डिग्री आप लोगों ने कहाँ से ली। तो आप बता सकते हैं कि बीए आप लोगों ने इस सन में प्राप्त किया, यानी कि एक्सेस करके कोई भी सन आप लोग डाल सकते हो। और श्रेणी आपकी द्वितीय हो जाएगी या फिर प्रथम हो जाएगी, जो भी आप लोग पास किए हो या मतलब कि जो भी आप लोग डालना चाहो यहाँ पर डाल सकते हो। संस्था का नाम आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय डाल सकते हो। फिर एमए आप लोग इसी प्रकार से डाल सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर भी इसी प्रकार से होने वाली है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हो अपने पत्र में। फिर आप लोग आगे यही चीज़ यहाँ पर बताओगे कि आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। यानी कि जब आप लोग किसी भी विद्यालय में पद हेतु आप लोग आवेदन करते हो तो आपको अपनी शैक्षणिक विशेषता बतानी ही पड़ेगी कि आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं, तभी तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाओगे, जो भी बच्चे वहाँ पर होंगे। तो इसीलिए आपको वहाँ पर अपनी शैक्षणिक विशेषता बतानी पड़ेगी। तो यही चीज़ उसने बताया है और साथ में नीचे लिखा है कि आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने परिश्रम, कार्यक्षमता एवं अध्यापन कार्य से अपने छात्रों को सदैव खुश रखूँगा और आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूँगा। फिर आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं आवेदक का नाम आप लोग XYZ डाल सकते हो या फिर जो भी आप लोग डालना चाहो डाल सकते हो। दिनांक में आप लोग कोई भी यहाँ पर दिनांक बता सकते हो। और फिर संलग्नक में आप लोग बताओगे प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिकृतियाँ और आप लोग यहाँ पर अपना क्षेत्र डाल सकते हो। किडगंज, इलाहाबाद यहाँ पर मैंने डाल दिया। आप लोग कोई भी क्षेत्र डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो इस प्रकार से आवेदन पत्र किस प्रकार से आपको बताना है मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से शुरुआत करनी है, फिर आपको विषय बताना है, फिर आपको बताना है कि आप लोगों ने इस चीज़ को यहाँ से देखा विज्ञापन में कि आपके विद्यालय में कोई भी पद खाली है, उसके लिए मैं आवेदन करना चाहता हूँ। और आवेदन करने के साथ-साथ आप लोग यहाँ पर अपना शैक्षणिक विशेषताएँ बता दोगे और साथ ही में आप लोग बताओगे कि आप लोग मतलब कि आपकी शैक्षणिक विशेषता इस प्रकार से है और आप लोग ध्यान दीजिए उस पर और साथ ही में अपने विद्यालय में हमको पढ़ाने का अवसर प्रदान कीजिए। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम करूँगा, परिश्रम से काम करूँगा, कार्यक्षमता एवं अध्यापन कार्य से अपने छात्रों को सदैव खुश रखूँगा और आपको भी किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूँगा। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। फिर आप लोग इस प्रकार से इसका एंड कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का हो गया है, ठीक है? अब यहाँ पर सेकंड टाइप का इसमें बचता है ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र। यानी कि जैसा कि मान लीजिए किसी बैंक वगैरह से यदि आपको लोन लेना है किसी भी कारणवश, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप व्यवसाय करना चाहते हो, तो उस लोन के लिए किस प्रकार से आप लोग पत्र लिखोगे वो चीज़ हमको इसमें समझना है। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। भाई क्वेश्चन आपका अलग तरीके से भी आ सकता है कि यहाँ पर मैंने बताया कोई व्यवसाय, यहाँ पर आपका कोई अन्य व्यवसाय लेकर के आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई किराना स्टोर खोलना चाहता है, कोई अन्य व्यवसाय करना चाहता है, कोई पेन की कंपनी लगाना चाहता
जाता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ से ऋण प्राप्ति के लिए क्वेश्चन आता है, ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखने के लिए प्रश्न आता है, तो आपको यही चीज पूरी उठा करके उसमें लिख देनी है। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। थोड़ा सा आप आइडिया लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो आपका ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप लोग इसकी शुरुआत करोगे इस प्रकार से सेवा में, फिर आप लोग एक लाइन यहाँ पर छोड़ोगे, उस लाइन से नीचे में लिखोगे क्या, प्रबंधक इंडियन बैंक, या फिर किसी अन्य बैंक का नाम लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, यह आपकी मर्जी है। आप लोग चाहो तो ये सेम चीज उठाकर लिख सकते हो कि सेवा में प्रबंधक इंडियन बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद, इस प्रकार से आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो। और यहाँ पर यदि आप लोग चाहो तो इंडियन बैंक की जगह कुछ और लिख सकते हो, एड्रेस भी कुछ और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप लोग सेम चीज लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखोगे सेवा में प्रबंधक इंडियन बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद। आगे आप लोग बताएंगे सब महोदय सविनय निवेदन है कि वर्ष, यहाँ पर कोई भी वर्ष आप लोग डाल सकते हो, 2020 डाल सकते हो, 22 डाल सकते हो, 23 डाल सकते हो, कुछ भी आपकी इच्छा हो डाल सकते हो। कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 कुछ कोई भी सन डाल दोगे, मैं अवध विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मतलब कि जो आवेदन करता है उस प्रकार से बता रहा है कि जो आपके वहां पर जो बैंक के प्रबंधक उनसे बोल रहा है कि सविनय निवेदन है कि वर्ष यानी कि इस सन में मैंने अवध विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं पर भी रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक जो है वो बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र यानी कि जो चीजें इसमें डिटेल लगती हैं वो हमसे भरवा लीजिए और मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से लोग यहाँ पर बता सकते हो, और साथ में आप लोग यहाँ पर दिनांक डाल दोगे, जिस दिन आप लोग पत्र लिख रहे हो उस दिन का भी आप लोग डेट यहाँ पर डाल सकते हो अपने हिसाब से। और फिर इधर आप लोग डालोगे प्रार्थी, और फिर प्रार्थी का नाम जिसमें आप लोग XYZ लिख के छोड़ सकते हो, फिर नीचे आप लोग अयोध्या फैजाबाद इस प्रकार से बता सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा ये आपका होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग बता सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सेवा में प्रबंधक इंडियन बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद। महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष इतने सन में अवध विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद, यानी कि विश्वविद्यालय से BA मैंने क्या किया है, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद भी अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। तो मुझे ज्ञात हुआ कि आपका जो बैंक है वो विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक क्या करता है, बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। तो अतः मैं इस संदर्भ में आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे भी क्या करो, कह सकते हैं कि ऋण प्राप्त करवाओ, यानी कि जो भी आवश्यक चीजें हो, जो भी डिटेल हो, आप लोग मुझसे भरवा लो और उसके संदर्भ में मुझे भी ऋण प्राप्त करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से ये आपका जो पूरा क्वेश्चन था कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। और बहुत ही छोटा सा ये था, इसीलिए मैंने सोचा कि जो आपका इसमें जो तीसरा पॉइंट था उसको ना लिखवा करके मैंने सोचा कि ये वाला मैं आपको लेटर बता दूं ताकि आप लोग आसानी से याद भी कर लो और आपके बोर्ड परीक्षा में लिख करके अच्छे नंबर भी ले आओ। क्योंकि मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं आपको ईजी तरीके से सारी चीज़ें बताऊं और जो भी चीज़ें आपके लिए आसान हो उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर लेकर के आऊँ, ताकि आप अपने कम समय में अच्छी तैयारी कर पाओ, अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा। क्योंकि यदि आप लोगों को अभी तक नहीं पता कि आपको कौन सा निबंध तैयार करना है अपने बोर्ड परीक्षा के लिए, तो मैं आपको यहाँ पर निबंध के बारे में ही बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आपका जो निबंध होता है आपकी बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर के लिए आता है, तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग ये आपका क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। इसमें हम लोग क्लास 12 की हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण निबंध को आपको बताने वाले हैं और साथ ही में उसको किस प्रकार से अपनी कॉपी में आपको लिखना है वो भी पूरा प्रोसेस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास 12 हिंदी के जो महत्वपूर्ण निबंध हैं उनको हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 हिंदी के जो महत्वपूर्ण निबंध होते हैं उनको हम लोग आइए देखते हैं। सिर्फ आपको इन्हीं निबंधों को तैयार करना है और आपके यहाँ से 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो पहला निबंध हो जाता है आपका हो जाता है पर्यावरण प्रदूषण।
समस्या और समाधान। ये आपका जो निबंध होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। इसको किस प्रकार से लिखना है उसको हम लोग अगले पेज पे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन-कौन से निबंध आपको तैयार करने चाहिए अपने बोर्ड परीक्षा 2024 से पहले। इसमें आपका दूसरा निबंध हो जाता है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा आपका हो जाता है आतंकवाद, समस्या एवं समाधान, और चौथा आपका होता है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और लास्ट वाला आपका हो सकता है इसमें मेरे प्रिय कवि, या फिर आप लोग साहित्यकार बोल करके कर सकते हो। तो इस प्रकार से 5 इंपॉर्टेंट निबंध होते हैं, जिसमें से मैं आपको यहाँ पर पहला जो आपका होता है पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, इसको मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में ये चीजें करनी होती हैं। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सारे निबंधों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा अपने 22 फरवरी से पहले। तभी आप लोग अपनी क्लास 12 की हिंदी में जो आपका ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका होता है लास्ट क्वेश्चन होता है क्लास 12 की हिंदी का पेपर का, कि निबंध लिखिए। तो महत्वपूर्ण निबंध में आपके वहाँ पर 5 निबंध दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक करना होगा। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका यही वाला होता है पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। और उसके बाद में फिर आपके 2 निबंध और होते हैं, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और यहाँ पर आपका आतंकवाद, समस्या एवं समाधान। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और उसके बाद में फिर आपका होता है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके निबंध होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये अगर निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो निबंध को आपको किस प्रकार से करना है अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, उसको अब हम लोग आइए देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे, पाँचों को आप लोग देख लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए। यदि आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक कुछ भी हो आपके पास, वहाँ से आप लोग जाकर के पढ़ सकते हो। उन पाँचों निबंधों को थोड़ा-थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर बना करके भी कर पाओगे। लेकिन कैसे करना है अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, वो आइए समझ लेते हैं। इसमें आपको जो पहला दिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं इसका आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ करके सारी चीज़ों को, कि किस प्रकार से अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको इसको लिखना है। तो चलिए हम लोग अब इसको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग लगा देनी है पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। उसके बाद में फिर आपको ये निबंध लिखना शुरू करना है, और निबंध को आपको हेडिंग वाइज लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक सीधे में सबको नहीं लिखना, आपको एक हेडिंग बना बना करके इस निबंध को लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण का अर्थ क्या है, उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, और जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यानी कि जो स्वच्छ वातावरण होता है उसमें ही जीवन का विकास संभव है, लेकिन जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण जो आपका होता है वो आपका दूषित हो जाता है। और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। यानी कि जब ये आपका वातावरण दूषित हो जाएगा तो यह जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होगा, और इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं। तो इस प्रकार से यह चीज़ आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वाली हेडिंग को लिखोगे यहाँ तक, उसके बाद में फिर हम लोग समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण का क्या अर्थ होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि आखिर प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, कौन-कौन से भाग होते हैं प्रदूषण के। तो प्रदूषण का प्रकार भी आप लोग लिखोगे, उसके नीचे भी आपको इस प्रकार से लाइन खींच देनी है, हेडिंग बना करके लिखना है कि आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई देता है। जिसमें आपका पहला हो जाता है वायु प्रदूषण, दूसरा आपका जल प्रदूषण, तीसरा आपका ध्वनि प्रदूषण, और चौथा आपका रासायनिक प्रदूषण। यानी कि इतने प्रकार का प्रदूषण आपके वातावरण में हो सकता है, जिसमें से पहले नंबर पे आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण, दूसरा आपका हो जाएगा जल प्रदूषण, तीसरा आपका ध्वनि प्रदूषण, और चौथा आपका रासायनिक प्रदूषण। तो इस प्रकार से 2 हेडिंग आप समझ गए होंगे, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं। तो इसे भी समझ लिया है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रकारों को देखा है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, इनको अब हम लोग हेडिंग वाइज करेंगे। थोड़ी-थोड़ी जानकारी इसमें भी हम लोग देंगे। तो वैसे आप लोग अपने दिमाग से भी ये सारी चीज़ लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि वायु प्रदूषण जो आपका होता है, वो आपका तब होता है जब गैसें, धूल, गंदगी, कालिख, वायरस आदि हवा में दूषित करते हैं। यानी कि जब अनेक प्रकार की धूल, गंदगी, और साथ ही में कह सकते हैं कालिख, वायरस आदि जब हवा में जाकर के मिल जाते हैं, धुआँ वगैरह, तो उससे क्या होता है कि वायु जो होती है, हवा जो होती है, वो दूषित हो जाती है, और जिससे यह अशुद्ध और अस्वास्थ्यकर और विषाक्त हो जाता है। यानी कि जब क्या होगा कि जब वायु में अनेक प्रकार की विषैली गैसें, और साथ ही में धुआँ वगैरह हो गया, गंदगी, धूल हो गई, तो ये चीज़ें जब जाकर के वायु में मिल जाती हैं, तो वो वायु जो होती है वो अशुद्ध हो जाती है, और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, यानी कि अस्वास्थ्यकर होती है और विषाक्त
विषाक्त हो जाती है। यही आपका वायु प्रदूषण कहलाता है, जो मनुष्यों, जानवरों, पौधों आदि यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त सजीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है वायु प्रदूषण। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया वायु प्रदूषण के बारे में। अब हम उसमें जल प्रदूषण के बारे में समझते हैं। तो जल प्रदूषण में आप लोग बताओगे कि जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और या उनमें घुल जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जल प्रदूषित हो जाता है। यानी कि जब क्या होता है कि झील होते हैं, नहरें होती हैं, नदियाँ होती हैं, समुद्र होती हैं और अन्य प्रकार के जितने भी जल निकाय होते हैं, जब उसमें अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ उसमें प्रवेश कर दिए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो जाकर के पानी में घुल जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जो जल होता है वह दूषित हो जाता है और हमारे उपयोग योग्य नहीं रह जाता है। जिससे क्या होता है कि इसके जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तथा जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली प्रभावित होती है। यानी कि जो जल के भीतर रहती है, जैसे कि नदी में अगर मान लीजिए किसी भी गंदे पानी को हम लोग उसमें छोड़ देते हैं या फिर कोई भी कचरा, कूड़ा आप लोग फेंकते हो नदी में, तो उससे क्या होता है कि जो जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली होती है वो प्रभावित होती है और साथ ही में उसका असर पूरी पृथ्वी पर समस्त सजीवों के ऊपर पड़ता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार में 2 प्रदूषणों के प्रकार बता दिए हैं। तीसरा आपका इसमें होता है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ये हमको उसको भी समझ लेते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण आप लोग ओवरऑल ये समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि मोटर बाइक हो गया और भी अनेक प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, वाहन होते हैं, उनकी वजह से जो वो ध्वनि निकलती है, उससे क्या होता है कि हमारे कान पर असर पड़ता है, उसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। यानी कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं। यानी कि जो भी ध्वनि हमारे उपयोग के लिए नहीं है और अधिक से ज़्यादा है, यानी कि जिससे मान लीजिए जितना भी होना चाहिए उससे अधिक है, तो वो आपका ध्वनि प्रदूषण के रूप में हो जाएगा। जिससे मानव और जीव-जंतुओं को परेशानी होती है और इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है। जैसा कि मान लीजिए कहीं जाम वगैरह लग गया और बहुत सारी गाड़ियाँ हॉर्न वगैरह बजा रही हैं, तो इस प्रकार से उसी चीज़ों से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण भी आप समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैंने पर्यावरण प्रदूषण में सबसे पहले प्रदूषण का अर्थ समझा, फिर प्रदूषण के प्रकार को समझा और फिर उसमें प्रकारों में 3 प्रकार को हम लोग समझ लिया है। अगले पेज पर हम लोग यहाँ पर रासायनिक प्रदूषण को समझेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग प्रदूषण का कारण समझेंगे और फिर लास्ट में हम लोग समझेंगे प्रदूषण के रोकथाम के उपाय और फिर हम लोग इसका एंडिंग करेंगे उपसंहार के साथ में। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं रासायनिक प्रदूषण क्या होता है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि कारखाने से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज की वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के तो साथ-साथ जैसे मान लीजिए कोई भी आप खेत वगैरह है, तो खेत में आप लोग खाद्यान्न यानी कि जो भी आपका फसल है, उसको अधिक उपज करने के लिए आप लोग उसमें विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुँच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुँचाते हैं आपके रासायनिक प्रदूषण। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रदूषण के जो प्रकार होते हैं, उसको यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रदूषण के कारण यानी कि प्रदूषण किन कारणों से होता है। तो आप बता सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण है इसका सबसे जो मेन कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो आपका है कि विश्व की जनसंख्या में जो लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, वो आपका पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण होता है। और विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुँह फैलाती जा रही है। रहने के लिए स्थान की भारी कमी आ रही है, यानी कि रहने के लिए बहुत ही कमी आ रही है, साथ ही में बहुत सारे लोग वाहन ले रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है वायु प्रदूषण होता है। अनेक सारे कारखाने लग रहे हैं जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है, यानी कि जो उसमें गंदा पानी जो भी होता है वो निकलता है, नदी में जाता है। तो इस प्रकार से गंदगी फैल रही है और बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मुसीबतें आ रही हैं। आगे आप बता सकते हैं कि खाने के लिए संतुलित भोजन उपलब्ध होना कठिन हो गया, यानी कि जैसे कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रहने के स्थान भी कम हो रहे हैं लगातार और साथ ही में खाने के लिए भी संतुलित भोजन उपलब्ध हो पाना बहुत ही कठिन हो गया है। क्योंकि अब ज़्यादातर जो भोजन आते हैं उनमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए फसल वगैरह होती है उसमें क्या होता है कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण है विज्ञान। जहाँ पर आप लोग बात करोगे मानव जाति के लिए विज्ञान जो है वो आपका वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ है। यानी कि जैसा कि मान लीजिए विज्ञान जो है उन्होंने मानव जाति के लिए बहुत सारी चीज़ों को सरल कर दिया है, लेकिन वहीं उनसे मानव का भयंकर अहित भी हुआ है। जैसा कि मान लीजिए बहुत सारे विज्ञान की सहायता से आप लोग बहुत सारी चीज़ें करते हो, जैसे कि मान लीजिए आप लोग वाहन वगैरह चलाते हो तो उसमें भी क्या होता है धुआँ निकलता है, तो वो भी हमारे वायु प्रदूषण को प्रदूषित करता है। तो इसी प्रकार से अनेकों चीज़ें हैं जो विज्ञान द्वारा की गई हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, तो इसे आपको समझ के रखना है।
तो अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के उपाय कौन-कौन से हम लोग उपाय अपना सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियाँ आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हैं। यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली जो परिस्थितियाँ हैं, वो आज मानव के सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं और वातावरण को दूषित करने में हम सभी ज़िम्मेदार हैं। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता से समझा था, इसीलिए उन्होंने यज्ञ की सृष्टि की थी। क्योंकि जब यज्ञ होता है तो उसमें क्या होता है, घी, तिल आदि के कारण जो होता है वातावरण शुद्ध रहता है, उसमें ये सारी चीज़ें प्रयुक्त होती हैं, तो उससे क्या होता है वातावरण हमारा शुद्ध रहता है। अतः इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर सबसे पहले नियंत्रण लगाया जाए, जिससे क्या होगा, जब जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तो फिर हम लोगों को कह सकते हैं कि रहने का भी पर्याप्त स्थान मिलेगा और साथ ही में हम लोगों को संतुलित भोजन भी प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ज़्यादातर घर की आवश्यकता होती है, तो जो खेत वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी घर बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो फसल होती है उसमें बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा है, बहुत सारे रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा है, जिसकी वजह से वो अधिक से अधिक उपज दें और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। तो ये चीज़ आप पहले समझ गए। फिर आप लोग बता सकते हैं कि नदियों के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें उस जल में मृत जीवों अथवा शवों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए। यानी कि नदियों के पानी को प्रदूषण से बचाना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को मृत जीवों को तथा शवों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए नदियों में। आगे आप इसमें बता सकते हैं कि धुआँ रोकने के लिए यह सुगम उपाय है कि कारखाने ऐसे स्थानों पर लगाए जाएँ जहाँ पर जनसंख्या अधिक ना हो। यानी कि जहाँ पर कारखाने लगाए जाएँ वहाँ पर जनसंख्या अधिक ना हो, तो ये भी आपका एक उपाय हो सकता है। तो पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के उपाय भी आप लोगों ने समझ लिया है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग लास्ट में हम लोग इसमें और एक आपका टॉपिक बचा हुआ है, वो आपको समझ लेते हैं इसमें। अब इसमें आपका हो जाता है उपसंहार। तो उपसंहार में आप लोग बताएँगे कि उपयुक्त उपायों से हम लोग वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए और पर्यावरण प्रदूषण के महँगे कार्यक्रमों पर चलना हमारे लिए सरल नहीं है। यदि इन कार्यक्रमों को के उत्पादन पक्ष का समावेश कर लें, तो फिर हमारे लिए वह भी सुगम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा निबंध था कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, समस्या और समाधान मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में क्लास 12th की हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था, अभी भी समाप्त हो गया है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।